बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ये हम लोग का दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा रिकैप करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग पढ़े थे वो था व्हाट इज टैक्स। क्या पढ़े थे हम लोग? टैक्स एक फ़ी है, टैक्स एक फ़ी है चार्ज बाय गवर्नमेंट। ये फ़ी चार्ज होता है क्या चीज़ पे? आपके इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे। टैक्स एक फ़ी है चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन योर इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। द नेचर ऑफ दिस फी इज कंपल्सरी। अगर आपके ऊपर लग गया तो यू विल हैव टू पे इट कंपल्सरली, आप इससे बच नहीं सकते। इस फी का ज़रूरत गवर्नमेंट को क्यों है? टू रन कंट्री, देश चलाने के लिए इस पैसे का ज़रूरत है। ये पैसा गवर्नमेंट के बहुत से सोर्सेज ऑफ इनकम में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। टैक्स क्या है भाई? फी चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। द नेचर ऑफ दिस फी इज़ कंपल्सरी। गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन कंट्री। हम जब पैसा देते हैं गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, तो गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार से करता है ये गवर्नमेंट के ऊपर है। फिर पढ़े थे सेस। सेस भी टैक्स है, लेकिन सेस का एंड यूज प्री डिटरमिन्ड रहता है, पहले से पता है। मान लीजिए कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो हम जान रहे हैं कि ये वाला पैसा सरकार हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए करेगा। क्लियर? ये था टैक्स क्या है। फिर हम लोग पढ़े टैक्स का प्रकार। टाइप्स ऑफ टैक्स। किस बेसिस पे? कि भाई लायबिलिटी ट्रांसफर पॉसिबल और नॉट। टैक्स का प्रकार जो हम लोग छांटे टैक्स को दो में, वो इस आधार पे कि क्या हम लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। लायबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, नो। लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यस। नो वाले टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और यस वाले को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो लोग फर्स्ट टाइम ये सेकंड क्लास देख रहे होंगे वो कृपया करके मेरा पहला क्लास देख लें, उसके बाद यहाँ आए। टाइप्स ऑफ टैक्स। लायबिलिटी आप किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं, इस आधार पर दो प्रकार का। नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट टैक्स, और कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप अपने लायबिलिटी को थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में आप इस लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल था जीएसटी, कस्टम, एक्साइज। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स को कौन सा बॉडी रेगुलेट करता है? सीबीडीटी। इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स को कौन सा बॉडी रेगुलेट करता है? सीबीआईसी। ये हमारे डिस्पोजेबल इनकम पर चोट मारता है, कम करता है अगर टैक्स का रेट बढ़ जाए, और ये हमारा प्रोडक्ट और एक्टिविटी के प्राइस को इंक्रीज करता है। ये तो पूछ भी सकता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ टैक्स, लेकिन जानना तो जरूरी है कि टैक्स है क्या। क्या है टैक्स? फी है। कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट। क्या चीज़ पे? आपके इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी पे। नेचर ऑफ द फी इज़ कंपलसरी। आप जब पे करते हैं फिर सरकार से आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई इसका कितना हिस्सा आप मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं। सरकार इस पैसे का इस्तेमाल अपने विवेक अनुसार करता है। ठीक है? सेस भी टैक्स है, लेकिन इसका एंड यूज़ हमको पहले से पता है। टाइप्स ऑफ टैक्स हम लोग पढ़ लिए। इतना पढ़ने के बाद हम लोग चले गए कॉन्सेप्ट्स पे। 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग। कौन कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन की इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, और तीसरा टैक्स का सबसे चहेता टॉपिक डीम्ड। 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग, ईयर, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन और डीम्ड।
रिवीजन उल्टा तरफ से चलते हैं, डीम्ड से। एक्चुअल पोजीशन, आप ओनर हैं, ओनर है राम किसी प्रॉपर्टी का। स्टेटेड पोजीशन, ओनर मान लो श्याम को, राम इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन टैक्स कह रहा है कि नहीं भाई, श्याम को इसका ओनर मान लो, मानना पड़ेगा। तो श्याम इस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं कहला के क्या कहलाएगा? डीम्ड ओनर। ऐसा बहुतों कॉन्सेप्ट मिलेगा, इस चैप्टर में भी है, अगले चैप्टर में भी होगा। टैक्स के हर एक चैप्टर में ये डीम्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। डीम्ड का एसेंस क्या है? एक्चुअल पोजीशन है कि राम इज़ दी ओनर, और मानना पड़ रहा है क्या? कि श्याम इज़ दी ओनर। तो जिसको मान रहे हैं उसको सिर्फ ओनर कहें कि डीम्ड ओनर कहें, ताकि पता रहे कि देखो भैया, ये सिर्फ टैक्स के लिए माना जा रहा है कि तुम ओनर हो, ठीक है। इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा यह पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी में। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ हमको कॉन्सेप्ट जानना है कि डीम्ड का मतलब क्या है। डीम्ड का मतलब है कि एक्चुअल पोजीशन है कुछ और, मानना पड़ रहा है कुछ और। फिर आया इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। इसको हम शोरूम से समझाएं। अगर एक मल्टी ब्रांड शोरूम है, फ़ोन का दुकान है, मल्टी ब्रांड शॉप, जूता का दुकान है, अलग अलग कंपनी का जूता मिल रहा है, नाइकी मिल रहा है, प्यूमा मिल रहा है, एडिडास मिल रहा है, ठीक है, एसिक्स मिल रहा है, ठीक है, बाटा मिल रहा है, पावर मिल रहा है, लिबर्टी मिल रहा है। मल्टी ब्रांड जो नॉर्मली बी टाउन्स में होता है, एक ही दुकान में आपको हर एक कंपनी का जूता मिल रहा है। और एक शोरूम है बाटा का, बाहर में लिखा हुआ है लाल कलर में बाटा। तो बाटा वाले शोरूम में जा करके आप बाटा कंपनी का छोड़ करके कोई और दूसरा जूता खोज सकते हैं, जूता पड़ेगा। मल्टीपल ब्रांड में देखना है, मल्टी ब्रांड में जाइए। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब कि देख भाई, हम एक्सक्लूसिव हैं, सिर्फ बाटा हैं। और इंक्लूसिव का मतलब देखो, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन हम लोग ईयर में ही पढ़ लिए थे। असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन कैसा है? एक्सक्लूसिव, भाई जितना बोल दिए उतना, उससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द 1st of April। 12 महीने का पीरियड जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन कैसा था? एकदम एक्सक्लूसिव, जितना बोल दिए उतना ही। आज पढ़ेंगे एक डेफिनेशन पर्सन का। पर्सन कौन होता है? पर्सन का डेफिनेशन में लिखेगा पर्सन इंक्लूड्स। जैसे ही डेफिनेशन में वर्ड आया इंक्लूड्स, समझ लीजिए कि डेफिनेशन कैसा है? इंक्लूसिव, ओपन एंडेड है, इसमें और लोग आते जाएंगे। और एक्सक्लूसिव का मतलब भाई जितना कह दिया उतना। फिर कॉन्सेप्ट आया ईयर का। ईयर के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े हम लोग? कैलेंडर ईयर, फिर पढ़े फाइनेंशियल ईयर, फिर पढ़े प्रीवियस ईयर, फिर पढ़े असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में गंवाते हैं। असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया कि भैया ये 12 महीने का पीरियड है, ठीक है। कितना तारीख को स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस साल ये स्टार्ट होगा, मान लीजिए 1/4/2022, 12 महीना इसको पूरा करना है, तो 2022 में तो अब 9 महीना बचा है, तो 23 में इसको जाना पड़ेगा कहाँ? जनवरी, फरवरी और मार्च में। तो असेसमेंट ईयर हमेशा 2 साल में फैला रहता है, 9 महीना और 3 महीना। जिस साल में 9 महीना रहता है उसको पूरा लिखते हैं 2022-23। ये असेसमेंट ईयर है। इसका क्या मतलब है कि 12 महीना के असेसमेंट ईयर में 9 महीना 2022 में है और 3 महीना कहाँ है? 2023 में। आज हम लोग को इसको भी फिर डिटेल में पढ़ना है, तो अभी इस पर ज़्यादा भाषण नहीं देते। फिर हम लोग क्या पढ़े? फिर हम लोग पढ़े सोर्स ऑफ इनकम टैक्स, कि अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स के बारे में जानकारी हासिल करना है कि भाई मेरा इनकम जनरेट हो रहा है, हमको कहाँ कहाँ ध्यान देना होगा, कौन कौन सा नियम हम पे लग रहा है, तो इनकम टैक्स के लिए क्या हो जाएगा? कंपनीज एक्ट पड़ेगा? नहीं,
कंपनीज एक्ट पढ़ेगा कंपनी के नियमावली के लिए। इनकम टैक्स के लिए वो कहाँ कहाँ जाके देखेगा कि क्या क्या नियम है। बोला कि सोर्स है पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा है इनकम टैक्स रूल्स 1962, तीसरा है एनुअल फाइनेंस एक्ट आज पढ़ेंगे, चौथा है सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस, पांचवा है जुडिशियल डिसीजन। इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न्स द लेवी ऑफ इनकम टैक्स। इंडिया में इनकम टैक्स के लिए एक एक्ट है और वह है इनकम टैक्स एक्ट 1961। वही गवर्न करता है इनकम टैक्स को। इसमें 298 सेक्शंस है, 14 शेड्यूल्स है। ये पूरे भारतवर्ष पर लागू होता है। साथ ही साथ ये कब से भारत पर लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962। ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक लिखा हुआ एक्ट है, किताब में लिखा हुआ है। कोई अपने से क्यों मानेगा? उसको मनवाने के लिए हमको एक बॉडी का गठन करना पड़ा, CBDT। इनकम टैक्स एक्ट ने CBDT को यह अधिकार दिया सेक्शन 295 के तहत कि भैया आप रूल्स बनाना और रूल्स बना करके इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रावधान है ना उसको लागू करवाना। हम लोग को इनकम टैक्स रूल्स नहीं पढ़ना है, कहीं कहीं पढ़ना है वहाँ पढ़ लेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमको पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स कहीं कहीं पढ़ना है, जहाँ पढ़ना होगा वहाँ पढ़ लेंगे। चौथा सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन। इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ कोई बात पर डिपार्टमेंट कुछ जानकारी शेयर करना चाहता है लोगों से, कैसे शेयर करेगा? बोला सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन इशू कर देगा। ये सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग, डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। लेकिन एक आम SSC सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशंस को अपने इच्छा अनुसार अपना सकता है और नहीं अपना सकता है। कब अपनाएगा? जब सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस उसके फ़ायदा का रहेगा, और उसके घाटा का रहेगा तो नहीं मानेगा जब तक एक्ट नहीं बन जाता। पांचवा है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन पूरे भारतवर्ष में लॉ बन जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया डिसीजन जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शनल एरिया है उतना में लागू होता है। अगर एक ही बात पर दो अलग अलग डिसीजन आ गया तो जो लेटेस्ट डिसीजन है वो मानेंगे। एक ही बात पे दो अलग अलग डिसीजन है और दोनों डिसीजन देने वाले का बेंच स्ट्रेंथ डिफरेंट है। बेंच स्ट्रेंथ मतलब कितना जज लोग उस पर बैठकर डिसीजन दिया है। मान लीजिए कि पहले जो जजमेंट आया था वो 2 जज ने मिलकर दिया था और आज नया जो जजमेंट आया वो 1 जज ने दिया। इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है जजेस का, तो हम 2 जज वाला को मानेंगे कि 1 जज वाला को मानेंगे? बोला 2, क्योंकि दोनों जब टकराएगा स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा था? 2। मान लीजिए कि पहले 3 जज का आया था, आज भी 3 जज का आया है, तो पहले वाला मानेंगे कि अभी वाला मानेंगे? अभी वाला। यानी जब सेम बेंच स्ट्रेंथ टकराएगा तो टाइम डिसाइड करेगा कि किसको मानना है, और जब बेंच स्ट्रेंथ डिफरेंट रहेगा तो जिस बेंच में ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा उसके डिसीजन को मानेंगे। बेंच में स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि देखिए 1972 और 2022, 1972 में जो कुर्सी था ना वो ज़्यादा मजबूत था। कुर्सी का मजबूती मतलब उस कुर्सी जिस पर बैठ के जज साहब डिसीजन दिए वो नहीं कि कितने जजेस ने मिलकर डिसीजन दिया। क्लियर है? इतना हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। क्लियर है? उम्मीद है आप लोग को ये सब ध्यान होगा। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ पे नया टॉपिक अब शुरू करते हैं। अब हम लोग टैक्स में धीरे धीरे इन कर रहे हैं, कोर टैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए। सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम। ध्यान दीजिए, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम, ये आगे के 5 टॉपिक में स्टार्ट यहीं से करेंगे।
कहाँ 5 वो समझेंगे अभी। बार बार इसको हम लोग पढ़ेंगे। हर चैप्टर का स्टार्ट यहीं से चलेगा, सेक्शन 14 से। सेक्शन 14 का नाम है हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है भाई, हेड्स ऑफ इनकम क्या बोलता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो, जब भी हम सेक्शन का बात करेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट का होगा। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 14 कहता है कि अगर किसी पर्सन को इनकम है, अगर किसी पर्सन को इनकम जनरेट हो रहा है, उसके पास इनकम है, तो कहा कि इस इनकम पर टैक्स लगाने के लिए हमको सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि ये इनकम उसके पास किस सोर्स से आया, किस हेड से आया। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 14 डील्स विद हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम कहता है कि अगर किसी व्यक्ति, किसी पर्सन को इनकम जनरेट हो रहा है, तो भाई वो जो इनकम जनरेट हो रहा है उस इनकम पर क्या नियम लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, ये तय करने के लिए हमको सबसे पहले उसके इनकम को 5 सोर्स दिया गया है, उसमें से किसी एक में पुट करना पड़ेगा। सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम। रावण के 10 सर थे, हमारे टैक्स में इनकम 5 प्रकार के, 5 हेड्स है, 5 सर है, 5 ही सर है, ऐसा कौन बोला है? सेक्शन 14। क्या 5 सर से ज़्यादा नहीं हो सकता? बोला नहीं। अगर किसी आदमी को इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिया का कहता है कि देखो भैया ये इनकम जो है 5 सोर्स से हो सकता है। कौन कौन सा सोर्स? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स। इनकम टैक्स का आगे पढ़ने वाले 5 चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर का नाम क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा का है रेसिडेंशियल स्टेटस। तीसरा से यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम क्या बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को इनकम जनरेट हो रहा है प्रीवियस ईयर में, तो वो इनकम जो है ना इन्हीं 5 सोर्सेज में से कहीं से होगा। या तो वो कहीं काम करता होगा, वहाँ से उसको सैलरी मिला होगा, या तो वो किसी मकान का मालिक होगा जिसको रेंट पे लगा के कमाता होगा, हाउस प्रॉपर्टी, या तो उसका कोई बिजनेस होगा, नहीं तो प्रोफेशन होगा, पीजीबीपी, नहीं तो वो कोई कैपिटल एसेट को बेचा होगा जिस पे मुनाफा होगा, कैपिटल गेन्स। और जो इन चारों में नहीं है उसको उठा के कहाँ डाल देंगे? रेसिडरी हेड अदर सोर्सेज में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से चलते हैं। एज पर सेक्शन 14 देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। एज पर सेक्शन 14 देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये 5 हेड्स जो है ना, ये 5 सोर्स है। एक सोर्स में मल्टीपल आइटम हो सकता है। हम 2 जगह काम करते हैं, दोनों जगह से सैलरी मिलता है। मेरा 50 मकान है, हाउस प्रॉपर्टी में 50 मकान है, 50 से जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में होगा। हम रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, पता नहीं कितना बिजनेस है मेरा, एक ही साल में हम 5 कैपिटल एसेट बेच दिए। जो इन चारों में नहीं फंसेगा वो कहाँ फंसेगा? अदर सोर्स में। लेकिन आपको इनकम टैक्स में किसी इनकम पर टैक्स लगाने के पहले ये डिसाइड करना अनिवार्य है कि वो कहाँ से जन्म ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का नियम अलग, हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करने का नियम अलग, पीजीबीपी का नियम अलग, कैपिटल गेन्स का अलग, अदर सोर्स का अलग। तो जब तक आप ये नहीं तय कीजिएगा कि अच्छा ये जो हम इनकम कमाए हैं ये कैपिटल गेन है कि सैलरीज है, कैपिटल गेन है, अच्छा कैपिटल गेन का नियम लगाओ इसमें। हम जो इनकम कमाए हैं वो क्या है? हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी का नियम लगाओ। यानी टैक्स में आगे बढ़ने के लिए कि भैया आपके इनकम पर क्या नियम लगेगा, हमको ये तय करना पड़ेगा कि ये इनकम इन 5 हेड में से जन्म कहाँ से ले रहा है। तो कोई आपसे पूछेगा डिस्कस सेक्शन 14, तो आप क्या कहिएगा? सेक्शन 14 डील्स विथ हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 14 किसको डील करता है?
हेड्स ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 14 देर आर 5 हेड्स। पांचों हेड का नाम लिख दी, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। मान लीजिए कोई है मिस्टर राम, इनको कोई इनकम जनरेट हुआ, राम जी के पास कोई इनकम आया, तो इस इनकम के कैलकुलेशन का क्या मेथड होगा, इस इनकम के कैलकुलेशन का क्या मेथड होगा और इस इनकम पर क्या टैक्स लगेगा, सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर करता है कि ये इनकम जो राम के पास आया है वो सैलरीज के रूप में आया है, कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, कि बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम है, कैपिटल गेन्स है या अदर सोर्स। यानी इस इनकम पर नियम बदल जाएगा अगर वो इनकम सैलरीज ना हो के कैपिटल गेन हो जाए। कैलकुलेट करने का मेथड ही बदल जाएगा। वही तो पढ़ना है टैक्स में कि अगर कोई सैलरी कमा रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी ने मकान को भाड़ा पे दे दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एज पर सेक्शन 14 कितना हेड्स है, तो बोला 5। पांचों हेड का नाम बताइए, क्या है, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। या ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम डील करता है। सैलरीज हेड का सेक्शन है 15 से 17। 14 डील किया हेड्स ऑफ इनकम, सैलरीज क्या है 15 से 17। बोलिए मेरे साथ, सैलरीज का सेक्शन क्या है 15 से 17। हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या है, 15 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 22। 15 में 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 22। 22 से 17 में 10 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 27। क्या है भाई, हेड्स ऑफ इनकम का सेक्शन बताओ कितना है, सेक्शन 14। सैलरीज का सेक्शन क्या है, बोला हेड्स ऑफ इनकम के जस्ट सटे हुए हैं 15, 16, 17। 3 ही सेक्शन नहीं है सैलरीज में, 3 सेक्शन पढ़ लिए, सैलरीज खत्म। हाउस प्रॉपर्टी बोला 15 में 7 जोड़े कहाँ पहुँच गए 22, 22 से 27। बोलिए मेरे साथ, हेड्स ऑफ इनकम का सेक्शन 14, सैलरीज का सेक्शन 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी 15 में 7 जोड़े कहाँ पहुँचे 22, 22 से 27। ठीक है। पीजीवीपी 28 से 44, 28 से 44। कैपिटल गेन 45 से 55। अदर सोर्स 56 से 59। आई प्रॉमिस यू सब सेक्शन याद हो जाएगा, सिर्फ याद नहीं हो जाएगा, समझ के याद होगा। कोई तुमसे कुछ पूछेगा कि ये वाला सेक्शन क्या है तो उसका तुम पूरा आगे पीछे सब बता रहे होगे। ठीक है, जस्ट हैव फेथ इन मी। साथ साथ चलिए पढ़िए, जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ते चलिए। आपके टैक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, बाकी पेपर संभालिए। प्रॉमिस है कि टैक्स का एग्जाम देते समय आपको डर नहीं लगेगा। आपके टैक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, बाकी पेपर संभालिए। सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 14 किसको डील करता है, हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलता है सेक्शन 14 कि देखो भाई, अगर किसी आदमी को इनकम जनरेट हो रहा है ना तो वो 5 हेड से होगा। रावण के कितने सर थे 10, टैक्स में सोर्स कितना है 10 कि 5, 5। जो ये 5 सोर्स है इसको कहते हैं 5 हेड। क्या क्या है, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। क्यों अलग अलग करते हैं, क्यों नहीं एक ही जगह इनकम करके कैलकुलेट कर देते हैं। बोले इसलिए जो नियम सैलरीज के कैलकुलेशन का है वही नियम बाकी चारों का नहीं है। जो नियम हाउस प्रॉपर्टी का है वो बाकी चारों का नहीं है। जो पीजीवीपी का है वो बाकी चारों का नहीं है। हर एक हेड का इनकम कैलकुलेट करने का मेथड अलग अलग है। ठीक है, हर एक हेड का, हर एक सोर्स का इनकम कमाने का मेथड अलग अलग है। बोले इनकम कमाने का मेथड अलग अलग है। बोला हाँ, सैलरीज में आप कहीं काम करते होंगे, सर्विस रेंडर करते होंगे तो आपको पेमेंट जो मिलता होगा वो सैलरीज। हाउस प्रॉपर्टी में आपका एक मकान होगा जो आप किसी को रेंट पे दिए होंगे, उस पर जो रेंट मिलता होगा वो इनकम। तो सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी के कमाने का मेथड भी अलग है,
एक में आप एफर्ट लगा रहे हैं, दूसरा में आपने मकान बनाने में एफर्ट लगाया। तीसरा है बिजनेस, बिजनेस कीजिएगा तो कमाइएगा, हो सकता है लॉस भी हो जाए। सैलरीज में कभी लॉस हो ही नहीं सकता है, सैलरीज में लॉस क्या होगा। कैपिटल गेंस, आप कोई एसेट को बेचे, नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, अदर सोर्स इनकम भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो हर एक हेड का पिक्युलियरिटी है, अपना कैलकुलेट करने का मेथड है, वो जब हेड में जाएंगे तो पढ़ेंगे, इसीलिए अलग अलग करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सैलरीज, बोलो नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है, सेक्शन 14 का नाम क्या है, हेड्स ऑफ इनकम। बोला कितना हेड्स है, बोला रावण के 10, टैक्स के 5 हेड्स। साथ में बोलिए, सैलरीज, हाउस बटी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सेक्शन बताइए। 14 है हेड्स ऑफ इनकम, ठीक। 15 से 17 सैलरीज, 22 से 27 हाउस बटी, 28 से 44 पीजीवीपी, 45 से 55 कैपिटल गेन्स, 56 से 59 अदर सोर्स। जो लोग साथ बोलोगे ना याद हो जाएगा, और जो लोगों को लगेगा कि अरे क्या बच्चा ऐसा कर रहे, तभी तो लोग बच्चा ही हो, ठीक है, बूढ़ा नहीं हुए हो। अब मनाओ भगवान से कि बच्चा ही रहो, बूढ़ा मत हो कभी। बोलो साथ साथ, क्या है 14, क्या है, हेड्स ऑफ इनकम, सैलरीज 15 से 17। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आंख बंद करोगे और माइंड में दिखेगा 14 हेड्स ऑफ इनकम, 15 से 17 सैलरीज, 15 में 7 जोड़े, 22 से 27 क्या, हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 पीजीवीपी, 45 से 55 कैपिटल गेन्स, 56 से 59 अदर सोर्स। क्लियर है। चलिए आइए जरा पढ़ते हैं, नोट्स में आइए। जिनके पास नोट्स है नोट्स निकालेंगे, जिनके पास वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे वो ज़रा वीडियो देखेंगे, ठीक है। आइटम नंबर 13 हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। एज पर सेक्शन 14, ऑल इनकम फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स and computation of total income be classified under the following heads of income: salaries, income from house property, PGBP, capital gains, income from other sources। इसको हटा दो, अभी 44 ही रहने दो, ठीक है, फाइनल में पढ़ेंगे 44D, सिलेबस में नहीं है 44D, ठीक है ना। वापस आते हैं। बोले सर आप पढ़ा रहे थे सेक्शन 14, ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। अभी हम लोग चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम में। सेक्शन 14 ग्रॉस टोटल इनकम को डील करता है, बोला नहीं। सेक्शन 14 किसको डील करता है, हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 14 के हिसाब से अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है। बोला कि सर हम कहीं काम करते हैं, हमको सैलरी मिलता है, मेरा मकान है उससे हम रेंट कमाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। हम कुछ बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, पीजीबीपी। हम सब प्रोफेशन भी कैरी करते हैं, पीजीबीपी। सर हम पिछला साल एसेट भी बेचे थे, उससे हमको मुनाफा हुआ था, कैपिटल गेंस। बोला सर हम लॉटरी खेले थे ना, उसमें लॉटरी निकल गया। बोला अदर सोर्स, ठीक है। बैंक में पैसा जमा किया था, उससे इंटरेस्ट मिल गया, अदर सोर्स। तो एक आदमी का, एक पर्सन का अगर इनकम जनरेट हो रहा है तो इनकम टैक्स कहता है कि देखो भाई, तुम्हारे इनकम को कंप्यूट करने के पहले हमको ये तय करना अनिवार्य है कि ये इनकम किस सोर्स से जन्म ले रहा है। क्या सैलरी से जन्म ले रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से जन्म ले रहा है, पीजीबीपी से जन्म ले रहा है, कैपिटल गेन से जन्म ले रहा है, या अदर सोर्स से। बोला ठीक है सर, समझ गए। इन सारे इनकम के कंप्यूटेशन का मेथड अलग है। ऐसा नहीं है कि जो सैलरीज का नियम है वही कैपिटल गेन्स का नियम, एकदम अलग है। सैलरीज हेड्स को कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है। सैलरी का नियम अलग, कैपिटल गेन का नियम अलग, क्योंकि सैलरी कहाँ से कहाँ गवर्न हो रहा है, 15 से 17, और कैपिटल गेन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 45 से 55। तो सर इसको हम लोग जीटीआई में क्यों पढ़ रहे हैं, अभी समझेंगे। कहता है कि अगर किसी आदमी को इनकम जनरेट हुआ
तो इन 5 सोर्स से इनकम जनरेट होगा? बोला हाँ। बोला इन पांचों सोर्स के इनकम को जोड़ दीजिए, एग्रीगेट कर दीजिए। कुछ इसका इनकम आया होगा, कुछ इसका, कुछ इसका, कुछ इसका, कुछ इसका, जोड़ करके यहां कुछ इनकम आया। ठीक है। बोला ये जो इनकम आया ना, इस पे 2 चीज का प्रोविजन लगाइए। 2 चीज का प्रोविजन लगाइए। किसका किसका भाई? क्लबिंग, सेट ऑफ। तो सर ये क्या होता है क्लबिंग सेट ऑफ? हम लोग हैं अभी चैप्टर नंबर 1 में, यहाँ पहुँचेंगे चैप्टर नंबर 9 या 10 होगा, ठीक है, ये 11 होगा, ठीक है। तो जो पढ़ना है 11th चैप्टर और 10th चैप्टर में, वो अभी तो समझा नहीं सकते। अभी समझ लो कि कुछ क्लबिंग होता है, ठीक है, कुछ सेट ऑफ होता है। क्या अभी हम समझ रहे हैं वो ये? हाँ, एज पर सेक्शन 14 कितना हेड्स ऑफ इनकम है? 5। पांचों हेड के इनकम को क्या करना है? 5 जगह दबा करके चले आना नहीं, पांचों हेड से जो इनकम हो रहा है सबको जोड़ दीजिए, एग्रीगेट कर दीजिए। इस अमाउंट में 2 और अमाउंट आके जुटेगा और घटेगा। प्रोविजंस अप्लाई कीजिए। क्लबिंग आके जुटता है, घट भी सकता है, सेट ऑफ घटता ही है, ठीक है ना। ये जो पांचों हेड से इनकम आया है ना, इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ क्या अभी याद कर लेना है? प्रोविजंस अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग एंड सेट ऑफ। ठीक है सर, आप बोल रहे तो मान लेंगे, मानना ही पड़ेगा। क्लबिंग समझाने जाएंगे तो एक नया चैप्टर खुल जाएगा। अभी हम लोग जहाँ हैं और क्लबिंग के बीच में 8 चैप्टर है। अभी हम लोग जिस चैप्टर में हैं और जब क्लबिंग पढ़ेंगे ना, बीच में 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर को जंप करके 9वां चैप्टर अभी आप नहीं पढ़ सकते हैं। अभी समझ पाने का वो हैसियत नहीं है हम लोग का। अभी बस मानना होगा कि हाँ होता है। जैसे हम लोग माने कि राजा दशरथ के इतने बच्चे थे, फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि हाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मान लीजिए, ठीक है। क्या मान रहे हैं? सेक्शन 14 के अनुसार अगर किसी आदमी को इनकम जनरेट हो रहा है तो कितना जगह से जनरेट होगा? बोला 5 जगह से। कहाँ कहाँ से? सैलरीज, हाउस बटी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। इन 5 जगह की इनकम को जोड़ दीजिए। जोड़ दिए भाई। इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन को अप्लाई कीजिए। क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन को अप्लाई कीजिए। कर दिए भाई। बोले सर इतना का सेक्शन बता रहे हैं, इसका ही बता देते हैं। हाँ बताते हैं। क्लबिंग देखिए ना, साथ साथ चल रहा है। 59 में यहाँ खत्म हुआ था ना, 60 से 65। सेट ऑफ 70 से 80। बोले सर बीच वाला कहाँ चला गया? पढ़ेंगे, कहीं नहीं किया। इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 298 सेक्शन है। बहुत सेक्शन पढ़ लेंगे हम लोग इंटरमीडिएट में ही, और फिर फाइनल में बचा हुआ पढ़ लेंगे। पूरा टैक्स खत्म, टैक्स पर आपका पकड़ आ गया। एज पर सेक्शन 14 कितना हेड्स ऑफ इनकम है? 5। क्या क्या है नाम बताइए? सैलरीज, हाउस बटी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। इन 5 हेड के इनकम को क्या करेंगे? अलग अलग 4 धाम में घूम के छोड़ देंगे? बोला नहीं, 5 हेड के इनकम को जोड़ देंगे। जोड़ लिए। जोड़ने के बाद इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन को अप्लाई करेंगे। क्लबिंग क्या करेगा आके पढ़ेंगे बाद में, बस अभी जान लो कि क्लबिंग और सेट ऑफ को अप्लाई कर दिए। ठीक है भाई, अप्लाई कर दिए। क्लबिंग का सेक्शन कितना है? 60 से 65, और सेट ऑफ का सेक्शन कितना है? 70 से 80। इस जोड़े गए अमाउंट में जब ये दोनों आके जुटेगा और माइनस होगा तो एक अमाउंट आएगा, एक अमाउंट आएगा। इसको XXX अभी कर दे रहे। इस अमाउंट का नाम है ग्रॉस टोटल इनकम। यानी 5 हेड के इनकम को जोड़ने के बाद, क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविज़न को अप्लाई करने के बाद जिस अमाउंट पर पहुंचते हैं उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम को डिफाइन किया गया है 80B में। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे डिफाइन ग्रॉस टोटल इनकम, कि भैया ग्रॉस टोटल इनकम डिफाइन करो, तो तुम कहाँ से चलोगे? कि देखो उस्ताद, एज पर सेक्शन 14 देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 14 के हिसाब से 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसका ये नाम है। नाम छोड़ो, सेक्शन बताओ। 14 हो गया हेड्स ऑफ इनकम। सैलरीज का सेक्शन क्या होगा?
बोला 15 से 17, 15 में 7 जोड़े तो क्या हो गया 22, और 17 में 10 जोड़े तो 27, 22 से 27, फिर 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59, इन पांचों हेड के इनकम को जोड़ दिया, जोड़ के एक अमाउंट आया। इस अमाउंट पर हमने क्या किया क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजंस को अप्लाई किया, क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजंस को अप्लाई किया। क्लबिंग और सेट ऑफ के जो प्रोविजंस को अप्लाई किए तो एक अमाउंट पर पहुंचे। इस अमाउंट को इनकम टैक्स में कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, और इसका सेक्शन क्या है 80B। तुमसे कोई कहे डिफाइन ग्रॉस टोटल इनकम तो तुम चलोगे कि एज पर सेक्शन 14 देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, पांचों हेड को लिख दिया से। इन पांचों हेड के इनकम को जोड़ करके एक अमाउंट आएगा। इस अमाउंट में क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे, कुछ करेंगे भाई, क्लबिंग आएगा कुछ करेगा, सेट ऑफ आएगा कुछ करेगा। ये पांचों हेड के इनकम क्लबिंग और सेट ऑफ के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम को कहाँ डिफाइन किया गया है 80B। आइए जरा नोट्स में, ग्रॉस टोटल इनकम हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम, लेकिन इसको पढ़ने के लिए यहाँ पहुँचने के लिए हमको पहले सेक्शन 14 जानना पड़ा कि एज पर सेक्शन 14 देयर आर 5 हेड्स, इसीलिए वहाँ पे स्टार्ट किया है। एज पर सेक्शन 14 ऑल इनकम शैल फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम: सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सेक्शन देखिए, सैलरीज का सेक्शन क्या है 15 से 17, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है 22 से 27, पीजीबीपी क्या है 28 से 44, कैपिटल गेन्स क्या है 45 से 55, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है 56 टू 59। द एग्रीगेट ऑफ द इनकम कंप्यूटेड अंडर द अबव 5 हेड्स, पांचों हेड के इनकम को क्या कर दिए 4 डायरेक्शन और एक आसमान में उछला दिए, नहीं, पांचों हेड के इनकम को एग्रीगेट कर दिए, जोड़ दिए। द एग्रीगेट ऑफ इनकम कंप्यूटेड अंडर द अबव 5 हेड्स आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजंस, क्या किए भैया एग्रीगेट, उसमें फिर प्रोविजन लगाए किसका किसका, तड़का मारे, दाल बनाने के बाद तड़का मारे किसका, हींग का, क्लबिंग और सेट ऑफ का। नोट्स में आइए, आफ्टर अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजंस 60 to 65 and making adjustment of set off and carry forward of losses is known as gross total income GTI। इसका सेक्शन क्या है 80B। एग्जाम में आपसे सेक्शन 14 पूछ सकता है, सेक्शन 14 पूछ सकता है हेड्स ऑफ इनकम, जीटीआई डिफाइन करने के लिए बोल सकता है। जीटीआई डिफाइन करने बोलेगा तो आपको सेक्शन 14 का इस्तेमाल करना होगा पहले कि देखो भैया पांचों हेड के इनकम को जोड़ दिए। इन पांचों हेड के इनकम को जोड़ने के बाद इसमें 2 चीज़ का प्रोविजंस को अप्लाई किया, किसको किसको, क्लबिंग और सेट ऑफ, ठीक। तो जिस अमाउंट पे पहुंचे ना उसी को कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर? 5 हेड्स का नाम बोला, नाम छोड़िए सेक्शन से बात कीजिए, नाम तो आम स्टूडेंट बोलता है। 14 हेड्स ऑफ इनकम, 15 से 17 सैलरीज, 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 पीजीबीपी, 45 से 55 कैपिटल गेन्स, 56 से 59 अदर सोर्स, 60 से 65 क्लबिंग, 70 से 80 सेट ऑफ। सब को जोड़ दिए आपस में तो क्या बना, ग्रॉस टोटल इनकम निकला अंडर सेक्शन 80B, अंडर सेक्शन 80B। अब क्या करेंगे, जीटीआई निकाल के बोले हवन करेंगे। जीटीआई निकल गया, कैसे निकला भाई जीटीआई, क्या किए, कुछ मंत्र उंत्र पढ़े, बोले कोई नहीं, पांचों हेड के इनकम को जोड़ दिया। पांचों हेड के इनकम को जोड़ने के बाद 2 चीज़ का प्रोविजन लगाए, किसका किसका, क्लबिंग और सेट ऑफ।
जिस अमाउंट पे पहुँचे उसको क्या कहते हैं, जिस अमाउंट पे पहुँचे उसी को कहते हैं GTI अंडर सेक्शन 80B। अब आगे क्या होगा, GTI निकल गया, ग्रॉस टोटल इनकम में हम लोग लेस करते हैं। देखो यहाँ पर हम कुछ नहीं बोले हैं कि लेस करते हैं कि ऐड करते हैं, कहते हैं कि प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। क्या होगा समझेंगे आगे। यहाँ हम क्लियरली कह रहे हैं GTI जो निकल के अमाउंट आया है इसमें लेस करते हैं डिडक्शंस। क्या करते हैं, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। देखो पूरे इनकम टैक्स में और बाकी कहीं हम चैप्टर नहीं बोलेंगे, बाकी सब जगह सेक्शन से चलेगा, कुछ जगह बिना सेक्शन बोले भी चलेंगे, लेकिन डिडक्शंस को हमेशा बोलोगे तुम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C टू 80U। वर्ड्स पे ध्यान दो। पांचों हेड के इनकम को जोड़ दिए, क्लबिंग और सेट ऑफ लगाए, तो जिस अमाउंट पे पहुंचे उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में अब कुछ लाके जोड़ेंगे, बोले ना अब घटाएंगे। क्या घटाएंगे, डिडक्शंस। डिडक्शंस का सेक्शन क्या है, बोले सेक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले चैप्टर बताते हैं। चैप्टर क्या है, 6A। डिडक्शंस का सेक्शन बता दीजिए ना सर, 80C से 80U। 80B था GTI, 80C से 80U। GTI में से GTI का जो अमाउंट है उसमें से डिडक्शन जो घटाए तो जो अमाउंट आया उसको कहते हैं टोटल इनकम। उसको क्या कहते हैं, टोटल इनकम। पूरा पूरा हम लोग टैक्स में इन कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछ सकता, और ऐसा कुछ नहीं है जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है। व्हाट इज टैक्स ना पूछेगा आपसे, टाइप्स ऑफ टैक्स के बाद से जो पढ़ रहे हैं ना सब आ सकता है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से किए हम लोग, सेक्शन 14 से। 14 ने क्या कहा, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, पांचों हेड के इनकम को जोड़ दिए, उसके बाद उसमें क्लबिंग और सेट ऑफ लगाए, तो जिस अमाउंट पे पहुंचे उसको क्या किए, कहे ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में क्या किए, घटाए। क्या किए, घटाए, क्या, डिडक्शन। डिडक्शन का चैप्टर क्या है, 6A। जो घटाए वो सेक्शन क्या है, 80C से 80U। जिस अमाउंट पे पहुंचे उसका नाम क्या है, टोटल इनकम। बोला इसी टोटल इनकम पर टैक्स निकाला जाता है, इसको टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। इसी टोटल इनकम पर टैक्स निकाला जाता है, लेकिन टोटल इनकम पर आप टैक्स निकाल सकिए इसके पहले आपको देखना होगा कि टोटल इनकम राउंडेड है कि राउंडेड नहीं है। इसको समझेंगे, थोड़ा पहले आगे चलते हैं। GTI हम लोग पढ़ लिए। एज पर सेक्शन 14 ऑल इनकम शैल फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम: सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, capital gain, income from other sources. The aggregate of income computed under the above 5 heads after applying clubbing provisions 60 to 65 and making adjustment of set off and carry forward of losses 70 to 80 is known as gross total income, GTI 80B। अब देखिए आइटम नंबर 14, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस ऑल डिडक्शन, लाइन कीजिए, GTI minus deductions gives total income. Gross total income minus all deduction under chapter 6A 80C to 80U gives the total income. The total income is rounded and tax is calculated on the total income. इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए मिडवे, और इसके बाद टैक्स का कैलकुलेशन ख़त्म। जब हम लोग पूरा टैक्स पढ़ लेंगे तो हम लोग ये पूरा सॉल्व कर पाने के लिए सक्षम रहेंगे। हर एक हेड से इनकम निकाल सकेंगे, फिर डिडक्शन निकाल सकेंगे, टोटल इनकम जब आएगा फिर टोटल इनकम पे टैक्स निकाल सकेंगे। कहाँ से स्टार्ट किया आज का क्लास? आज का स्टार्ट नया टॉपिक हम लोग किए सेक्शन 14 से,
क्या बोला? हेड्स ऑफ इनकम। एज पर सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम टोटल कितना हेड है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, बोला 5। अगर किसी पर्सन को इनकम जनरेट हो रहा है तो इनकम इन्हीं 5 सोर्सेज से होगा। इन 5 सोर्सेज के इनकम को जोड़ दिया, क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविज़न को अप्लाई किए, तो जिस अमाउंट पे पहुँचे उसको क्या कहते हैं? टोटल इनकम कि ग्रॉस टोटल इनकम? बोले इस अमाउंट को कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है, डिस्कस ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम का सेक्शन 14 है कि 80B है? 80B कि एज पर 80B ग्रॉस टोटल इनकम इज। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि भैया ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए आपको सेक्शन 14 के तहत हेड्स ऑफ इनकम जानना जरूरी है। 5 हेड के इनकम को जोड़ दिए, क्लबिंग और सेट ऑफ अप्लाई किए, तो जिस अमाउंट पर पहुँचे उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम निकाल के क्या बैठ जाएंगे? बोला नहीं, आगे चलेंगे। कहाँ जाएंगे? बोला GTI में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस देंगे। डिडक्शंस कौन से चैप्टर का? तो चैप्टर 6A। सेक्शन कहाँ से कहाँ? 80C से 80U। GTI लेस डिडक्शन क्या दे देता है? टोटल इनकम। GTI लेस डिडक्शन गिव्स अस टोटल इनकम। इस टोटल इनकम पे सीधे टैक्स निकाल दीजिए। बोली नहीं, आपको देखना होगा कि वो राउंडेड है कि नहीं। चलिए ज़रा देखते हैं राउंडिंग का क्या नियम है। मान लीजिए 490 846.90 ऐसा आ गया टोटल इनकम। 5 हेड के इनकम को जोड़े, क्लबिंग लगाए, सेट ऑफ किए, उसके बाद डिडक्शंस दिए, यहाँ पहुँच गए 490 846.90। क्या ये राउंड फिगर है? बोला नहीं, राउंड फिगर तो नहीं है। तो बोला राउंड कीजिए। बोला टोटल इनकम को जो हम राउंड ऑफ करते हैं इसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 288A। क्या है सेक्शन 288A? 14, 15 से 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59, 60 से 65, 70 से 80, 80C से 80U गिव्स अस टोटल इनकम। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होगा। ये जो राउंडिंग है किस सेक्शन के तहत है? 288A। क्या है नियम राउंडिंग ऑफ का? इग्नोर द पैसा पार्ट। पैसा कितना भी हो, 99 पैसा भी हो इग्नोर करो, 1 पैसा भी हो इग्नोर करो। इग्नोर कर दिया भाई। फिर देखिए कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 या उससे अधिक है क्या? बोला सर यूनिट प्लेस कौन है? बोला ये है यूनिट प्लेस और ये है टेंस प्लेस, मैथमेटिक्स। बोला यूनिट प्लेस पे देखिए कि जो अमाउंट है वो 5 या उससे अधिक है क्या? अगर 5 या उससे अधिक है तो ये वाला 0 हो जाएगा और उसके बगल वाला 1 नंबर बढ़ जाएगा। चार 90 850। क्या बोले हम लोग? हम लोग पढ़े कि टोटल इनकम पे टैक्स लगता है। ठीक है भाई, टोटल इनकम पे टैक्स लगता है। बोला जो टोटल इनकम आएगा उस पर टैक्स लगा दोगे? बोला हाँ। बोला गलत बोल रहे हो, राउंड ऑफ करेंगे। बोला राउंड ऑफ का नियम क्या है? इग्नोर द पैसा पार्ट। जो नियम लिखा हुआ है वो है इग्नोर द पैसा पार्ट एंड देन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। ये नियम है, लेकिन उस नियम से तो कुछ समझ में आता नहीं है। शशि थरूर टाइप लिख दिया। समझना क्या है? पैसा को इग्नोर कर दो। यूनिट प्लेस पे देखो कि 5 या उससे अधिक है क्या? यहाँ पे डिजिट कितना है यूनिट प्लेस पे? 6। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, उसके बगल वाला 1 अमाउंट बढ़ जाएगा। इसी केस में अगर ऐसा रहता 490 844.99 तब क्या करते? इग्नोर द पैसा पार्ट। पैसा पार्ट को भूल जाओ। यूनिट प्लेस में देखो कि 5 या उससे अधिक है क्या? बोले ना, तब ये हो जाएगा 0 और ये इतना ही रह जाएगा। ये जो हम लोग राउंडिंग करते हैं ये अपने मन से करते हैं कि इनकम टैक्स ने हमको अलाउ किया है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? भारत का आबादी है 135 था, अब 140 हो गए, 140 करोड़। हर आदमी 1-1 रुपया राउंड ऑफ करने में गायब कर दिया, कितना रुपया गायब हो जाएगा?
140 करोड़। हर आदमी राउंडिंग ऑफ में 99 पैसा को उड़ा दिया, 140 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, सरकार का 140 करोड़ रुपया आप ऐसे दबा नहीं सकते हैं। सरकार अलाउ करेगा तभी आप दबा सकते हैं। तो ये राउंडिंग ऑफ का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग के लेवल पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरे टैक्स में ना 2 ही जगह राउंड ऑफ करते हैं, एक टोटल इनकम को और एक टोटल टैक्स लायबिलिटी को, और कहीं नहीं राउंड ऑफ होता है। जो अमाउंट है वही लिखते हैं। राउंडिंग ऑफ 2 जगह, टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स, 288A और वो है 288B। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। 5 हेड के इनकम को जोड़ दिए। बोला 5 हेड कौन? जो सेक्शन 14 ने बताया कि भैया टोटल 5 हेड है। पाँचों हेड के इनकम को जोड़ने के बाद इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविज़न को क्या किए? अप्लाई। तो जिस अमाउंट पर पहुँचे उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। GTI इज अंडर सेक्शन 80B। ठीक है भाई, GTI निकल गया। अब क्या करेंगे? GTI निकालने के बाद उसमें हम घटाएंगे डिडक्शन। डिडक्शन कौन से सेक्शन में है? बोले सेक्शन के पहले चैप्टर जानो, चैप्टर 6A। सेक्शन कहाँ से कहाँ? 80C से 80U। तो जिस अमाउंट पे पहुँचेंगे उसको क्या कहते हैं? टोटल इनकम। बोला टोटल इनकम पे क्या करेंगे? टैक्स निकाल देंगे। बोला हाँ, लेकिन देख लो कि राउंड ऑफ है कि नहीं। टोटल इनकम को जो हम राउंड ऑफ करते हैं उसका सेक्शन क्या है? 288A। राउंडिंग ऑफ का नियम क्या है? इग्नोर द पैसा पार्ट एंड देन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। लिखोगे ये अगर एग्जाम में आएगा। डिस्कस 288A अगर आ गया तो क्या लिखोगे? 288A डील्स विथ राउंडिंग ऑफ द टोटल इनकम। एज पर सेक्शन 288A वी हैव टू इग्नोर द पैसा पार्ट। पैसा पार्ट को इग्नोर कर दीजिए एंड देन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। कुछ समझ में नहीं आया? प्रैक्टिकली करने से में क्या होगा? पैसा पार्ट को इग्नोर कर दीजिए और जो आपका अमाउंट दिख रहा है उसके यूनिट प्लेस पे देखिए। अगर 5 या उससे अधिक है तो ये 0 हो जाएगा, उसके बगल वाला एक अमाउंट बढ़ जाएगा। और अगर यूनिट प्लेस पर 5 से कम है तो यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, उसके पहले वाला एज इट इज। आइए जरा नोट्स में। पॉइंट नंबर 15, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 288A। इग्नोर द पैसा पार्ट एंड देन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। क्या बोल रहा है? इग्नोर द पैसा पार्ट, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। अगर थियोरेटिकली लिखने आ गया तो यही लिखिएगा, लेकिन समझने के लिए क्या है? नोट लिखिए और नोट कीजिए। हेडिंग दीजिए राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288A। राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288A। लिखिए पॉइंट, लिखिए नंबर 1, इग्नोर द पैसा पार्ट। पैसा पार्ट को सीधे भूल जाना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आता ही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, इग्नोर द पैसा पार्ट। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, लिखिए इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, if the digit in the unit place is 5 or an amount greater than 5, is 5 or an amount greater than 5, then the unit place becomes 0, then the unit place becomes 0 and the digit in the 10th place is increased by 1। अरे नंबर सिस्टम समझते हो ना? जो सबसे पहला डिजिट होता है वो यूनिट होता है,
दूसरा वाला होता है 10th, उसके बाद 800। 8 जो है उसका फेस वैल्यू क्या है 8, अब प्लेस वैल्यू कितना है 800। इस 846 को अगर ब्रेक किया जाए तो कैसे लिखाएगा 800 + 40 + 6। इसका क्या मतलब है, जो 4 लिखा हुआ है उसका वैल्यू 40 है, क्यों 48, क्योंकि वो 10th प्लेस पर है, और जो 6 है उसका अकेला 6 है, उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम है। तो क्या है नियम, पैसा पार्ट को इग्नोर कर दिए, यूनिट प्लेस पर यानी पहला डिजिट अगर 5 या उससे अधिक है तो यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा और 10th प्लेस वाला एक नंबर से बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इफ द डिजिट in the unit place is 4 or less than 4, if the digit in the unit place is 4 or less than 4, then the number in the unit place becomes 0, number in the unit place becomes 0, and the number in the 10th place remains the same, remains the same। ठीक है, देखिए ऊपर 490,844.99 था, पैसा पार्ट को तो इग्नोर कर दिया सीधे। यूनिट प्लेस पे डिजिट कितना है 4 या उससे कम है तो यूनिट प्लेस वाला 0 हो जाएगा और 10th प्लेस वाला जो है वही रह जाएगा। और नीचे में देखिए क्या था 49846.90, 90 को तो इग्नोर कर दिए। यूनिट प्लेस पे कितना है डिजिट 6, 5 या उससे अधिक है तो यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, 10th प्लेस एक नंबर बढ़ जाएगा। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो क्या है, यूनिट प्लेस पे कुछ भी होगा, यूनिट प्लेस को तो 0 करना है, राउंड ऑफ करना है, 10th वाला कब बढ़ जाएगा, दोनों केस में यूनिट पे कितना रह गया 0, लेकिन इस वाले में 10th वाला 4 जो है 5 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ का यूनिट पर डिजिट 5 या उससे अधिक था। यही ना है 288 का नियम, शॉर्ट में अगर कहा जाए तो। बोला हाँ सर यही। चलिए आज हम लोग नया क्या पढ़े अभी तक में, हेड्स ऑफ इनकम, इसको कौन डील करता है सेक्शन 14। फिर नया क्या पढ़े, ग्रॉस टोटल इनकम, इसको डील करता है 80B। फिर तीसरा क्या पढ़े, डिडक्शंस, इसको डील करता है कौन, चैप्टर 6A। अब बताइए सेक्शन क्या है 80C से 80U। फिर चौथा क्या पढ़े, टोटल इनकम। पांचवा क्या पढ़े, राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन बताइए 288A। यही ना पढ़े। एज पर सेक्शन 14 5 हेड्स ऑफ इनकम है, पांचों हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ दीजिए, उसमें क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविज़न को अप्लाई कीजिए, तो जिस अमाउंट पे पहुंचिएगा वह है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस घटा दीजिए, चैप्टर 6 से 80C से 80U, तो कहाँ पहुंचिएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम पर टैक्स निकालने के पहले देखिए कि राउंड ऑफ है कि नहीं, नहीं है तो राउंड ऑफ कर दीजिए, अंडर सेक्शन कितना 288A। हेड्स ऑफ इनकम को अगर बांटें हम लोग तो क्या चीज़ में बांटेंगे, टोटल कितना हेड्स 5, बताइए
14 है तो यहाँ सेक्शन क्या हो गया, 15 से 17। इसके बाद 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। प्लीज़ साथ में बोलिए। सेक्शन 14 डील्स विथ हेड्स ऑफ इनकम। सैलरीज का सेक्शन बताइए, 15 से 17, हाउस बटी 22 से 27, पीजीवीपी 28 से 44, कैपिटल गेन 45 से 55, अदर सोर्स 56 से 59। बगल में अगर लिख लें तो क्या हो जाएगा, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, पांचों हेड के इनकम को जोड़ दिए। अब क्या किया, इसमें प्रोविज़न अप्लाई किए। किसका प्रोविज़न अप्लाई किए भाई, क्लबिंग और सेट ऑफ। क्लबिंग का सेक्शन बताइए क्या है, यहाँ 59 है ना, हम साथ साथ हैं 60 to 65। सेट ऑफ थोड़ा सा छोड़ेगा, 70 से 80। जिस अमाउंट पे पहुँचे इसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इतने ही हम लोग पढ़े अभी। एज पर सेक्शन 14 देयर आर 5 हेड्स, पाँचों हेड का नाम लिख दिए, पाँचों हेड के इनकम को जोड़ दिए, उसमें क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविज़न को अप्लाई किए, जिस अमाउंट पे पहुँचे उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शंस दिए तो कहाँ पहुँच गए, टोटल इनकम। टोटल इनकम पर टैक्स निकालने के पहले हमको देखना होगा कि राउंड ऑफ है कि नहीं, नहीं है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन का हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन का डेफिनेशन में दिया हुआ है पर्सन इंक्लूड्स। तो बताइए पर्सन का जो डेफिनेशन है वो एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है। द मोमेंट वर्ड क्या आया, इंक्लूड्स, बोला कि भैया ये डेफिनेशन तो क्या है, इंक्लूसिव है। यानी कौन है पर्सन, पर्सन कौन है, तो पर्सन ये लोग हैं। असेसमेंट ईयर कौन है, पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द 1st of April, इसके अलावा कोई नहीं। पर्सन कौन है, तो पर्सन का डेफिनेशन दिया, पर्सन इंक्लूड्स, कौन कौन है भाई पर्सन में, इंडिविजुअल, और कौन है भैया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, और कौन है भैया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और कौन है भैया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और कौन है भैया, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। पर्सन टैक्स में बार बार आएगा, पर्सन, पर्सन है कौन, नाम से तो लगता है कि सिर्फ इंडिविजुअल ही पर्सन है, बोला नहीं। इनकम टैक्स एक्ट के तहत पर्सन में ये लोग आते हैं, कौन कौन, इंडिविजुअल आता है, हम तुम, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और कौन आता है, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, इसी के साथ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और कौन है, कंपनी, और कौन है, लोकल अथॉरिटी। हम लोग ये पढ़ लिए, ठीक है, ये एक चंक था, हेड्स ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, टोटल इनकम, राउंडिंग ऑफ। अब इसको थोड़ा ठंडा बक्सा में डाले। अब चले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। टैक्स में बार बार आएगा, टैक्स ऑन पर्सन, इनकम ऑफ पर्सन, ठीक है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, ठीक है, सब चीज़ हमको पर्सन का ही निकालना है। तो भैया ये पर्सन है कौन, जरा बताओ तो पर्सन कौन है। अभी तक तो लग रहा था कि खाली इंडिविजुअल ही पर्सन है, बोला नहीं। पर्सन इंक्लूड्स, कौन कौन है भैया, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, फर्म, LLP, कंपनी, लोकल अथॉरिटी।
सबसे पहले समझते हैं इंडिविजुअल। कौन है इंडिविजुअल? हम हैं इंडिविजुअल, तुम हो इंडिविजुअल। फर्म, पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो पर्सन है इनकम टैक्स के लिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बोला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी एक पर्सन है। पूरे इनकम टैक्स में जो नियम पार्टनरशिप फर्म पे लगेगा वही नियम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे लगेगा। कंपनी, जानते हैं कंपनी क्या है? अ कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। बोला लोकल अथॉरिटी में कौन आता है? कौन है लोकल अथॉरिटी? म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो इंडिविजुअल तो हम लोग जान रहे हैं, हम तुम ह्यूमन बींग्स। फर्म जान रहे हैं, पार्टनरशिप। एलएलपी जान रहे हैं, कंपनी जान रहे हैं, लोकल अथॉरिटी जान रहे हैं। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जान रहे हैं। पढ़ना है खाली क्या? यही तीनों। एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब ध्यान दो, एक इंडिविजुअल राम है और एक फर्म है एक्स वाई एंड सन्स, ठीक है। एक इंडिविजुअल है राम, एक पार्टनरशिप फर्म है एक्स वाई एंड सन्स। ये दोनों जुट करके एक जॉइंट वेंचर बनाया। दोनों जुट गया और एक जॉइंट वेंचर बनाया और कोई काम कर रहा है, मुनाफा कमा रहा है। इंडिविजुअल एक पर्सन है और एक्स वाई एंड सन्स भी एक पर्सन है। जब दो या दो से अधिक पर्सन साथ में मिलके कोई काम करते हैं तो इनकम टैक्स उनको कहता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोई भी दो पर्सन, इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकता था, इंडिविजुअल एलएलपी भी हो सकता था, एक पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी जुट करके भी बन सकता था। बोला सर अगर एक पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी जुट करके एक कंपनी बना ले तब तो सर कंपनी हो गया, एओपी तो नहीं है। बोला नहीं, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया जा सकता है यहाँ नहीं दिख रहा है तो वो किस नाम से जाना जाएगा? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। बोला ये क्या है? बोला बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बोला क्या है ये भैया? राम प्लस मोहन को ओनर हैं, को ओनर हैं एक एसेट के। एक्सक्यूज मी। राम और मोहन को ओनर हैं एक एसेट के। ये भी इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल, और ये लोग इस एसेट के को ओनर के होने के चलते इस एसेट से कमा रहे हैं। तो फिर राम और मोहन पे टैक्स कैसे लगेगा? बोला बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के रूप में। यानी दो जुटने वाला व्यक्ति अगर इंडिविजुअल है और वो लोग फर्म, एलएलपी, कंपनी नहीं बनाया है तो उसको हम लोग कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। दो जुटने वाला व्यक्ति कोई भी दो पर्सन है, राम एक पर्सन भी तो है और एक्स वाई एंड सन्स एक पर्सन भी है। बोला हाँ, तो अगर ये दोनों पर्सन है तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाए। बोला सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई को भी तो हम एओपी कर सकते हैं। बोले एकदम कर सकते हैं। हर एक बीओआई एओपी है लेकिन हर एक एओपी बीओआई नहीं है। क्यों? एओपी में कोई भी दो पर्सन हो सकता है, बीओआई में दोनों पर्सन इंडिविजुअली रहेगा, इसलिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कह रहे हैं। क्लियर है? इंडिविजुअल जान गए, हम तुम, राम मोहन श्याम। एचयूएफ भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। फर्म पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी कंपनी, लोकल अथॉरिटी अरे भाई म्यूनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन,
एओपी क्या है? बोला जब दो या दो से अधिक पर्सन, कोई भी दो पर्सन मिल करके काम कर रहा है, उसे मुनाफा कमा रहा है तो मुनाफा इनके हैंड्स में कहाँ टैक्सेबल होगा? बोला एओपी के रूप में। बीओआई बोला दो इंडिविजुअल जुट करके काम कर रहा है, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब जरा इन दोनों को बाहर निकालते हैं, एओपी और बीओआई। इन दोनों में क्या है भाई? इन दोनों के लिए टैक्स में नियम सेम है, सेम। जो नियम एओपी पर है वही नियम बीओआई का है। यानी आपको कोई झंझट नहीं करना है कि दो इंडिविजुअल जुटा तो उसको बीओआई बोले कि एओपी बोले। बीओआई भी बोलिएगा तो वही नियम, एओपी भी बोलिएगा तो वही नियम, कोई नियम में अंतर नहीं है। जैसे पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में नियम सेम है, पहला पॉइंट। दूसरा, मान लीजिए राम और एक्स वाई एंड सन्स ने, राम प्लस एक्स वाई एंड सन्स ने मिला करके एक जॉइंट वेंचर बनाया, तो ये जॉइंट वेंचर एओपी है। कहता है कि जब एक एओपी होता है तो ऑब्वियस सा बात है कि इसके अंदर दो पर्सन होंगे मिनिमम, तो हम टैक्स इंडिविजुअली दोनों पर्सन पे लगाते हैं कि एओपी पे लगाते हैं? बोला देखो भैया टैक्स तो एओपी पे लगेगा, टैक्स लग जाएगा, मुनाफा पर से टैक्स लगने के बाद जो बचेगा वो इन दोनों में बांट देंगे, और इन दोनों को जब वो मिलेगा तो टैक्स फ्री रहेगा, क्योंकि मुनाफा काट के हमको, टैक्स काट के हमको मिला है। यानी अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो हम इनकम को बांटने के बाद टैक्स लगाएंगे कि पहले इनकम पे टैक्स लगा के उसके बाद बांटेंगे? पार्टनरशिप फर्म ही है, मान लो 3 पार्टनर है, मुनाफा हो गया 1 करोड़, 4 पार्टनर मान लेते हैं, बांटना आसान रहेगा। 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसको 1 करोड़ मुनाफा हो गया, तो क्या इस 1 करोड़ को पहले 4 जगह बांटेंगे और फिर चारों पर टैक्स निकालेंगे? बोले नहीं, आप चारों ने अपने आप को किस रूप में एकत्रित कर रखा है? फर्म, फर्म पे टैक्स लगेगा किस रेट से? 30% से। इंडिविजुअल पर जो टैक्स लगता है वो स्लैब रेट से लगता है कि भैया इतना से इतना कमाओगे तो इतना %, इतना से इतना कमाओगे तो इतना %। फर्म पे क्या है? फ्लैट, पूरे 1 करोड़ पे 30% टैक्स। लेकिन अगर हमको ऑप्शन देता तो हम क्या करते? 1 करोड़ को 4 जगह बांट लो, 25-25 लाख। अब 25-25 लाख पर टैक्स लगाओ, 2.5 लाख तक नो इनकम पे टैक्स, तो 2.5 लाख 4 जगह बचा ना जी, 10 लाख पर टैक्स ही नहीं लगेगा। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म होता है तो हम फर्म के मुनाफा को बांट करके इंडिविजुअल पार्टनर पे टैक्स लगाते हैं कि फर्म पे टैक्स लगाते हैं? फर्म पे। उसी तरह से जब एक एओपी होता है या बीओआई तो उन लोग के हिस्सा को बांट करके टैक्स नहीं लगाते, पहले कंबाइंड इनकम पर टैक्स लगाते हैं, उसके बाद बांटते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पर्सन इंक्लूड्स, किसको किसको पर्सन इंक्लूड करता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, फर्म, एलएलपी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जानते हैं, जो शहरी विकास प्राधिकरण होता है। कंपनी जानते हैं, जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है या कहीं बाहर से रजिस्टर्ड है। पार्टनरशिप फर्म जानते हैं, एलएलपी जानते हैं, इंडिविजुअल जानते हैं, एचयूएफ जानते हैं। नया था एओपी, बीओआई, एजेपी। एओपी और बीओआई क्या है? बोला 2 या 2 से अधिक पर्सन जुटा और अपने आप को कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी के रूप में नहीं गठित कराया है, तो उसको हम एओपी बना देंगे। 2 इंडिविजुअल जुट करके काम कर रहा है और अपने आप को इन सब ऑर्गेनाइजेशन के रूप में गठित नहीं किया है, बस काम कर रहा है या मिल करके कमा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? बीओआई। एओपी और बीओआई के मुनाफा को उनके मेंबर्स में बांट करके तब टैक्स लगाते हैं कि इनके ऊपर सीधे टैक्स लगाते हैं तब बांटते हैं? बोले टैक्स लगाओ उसके बाद बांटो। ठीक है, बोला ये क्या है? एजेपी।
आर्टिफिशियल जूरिडिकल, जूरिडिकल, इसको लोग जूरिडिसल बोलता है, आर्टिफिशियल जूरिडिकल CAL पर्सन। अगर कोई दिख रहा है जो कि ना इंडिविजुअल है, ना HUF है, ना AOP है, ना BOI है, ना फर्म है, ना LLP है, ना कंपनी है, ना LA है, और टैक्स लगाना है तो कैसे लगा देंगे? उसको बोल देंगे आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। जैसे कोई हनुमान मंदिर है, खूब इनकम कमा रहा है, अब हनुमान जी के ऊपर तो टैक्स नहीं लगा सकते, तो कहा कि उस हनुमान मंदिर को जो चला रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। यूनिवर्सिटी है, कमा रहा है, किसी का है तो नहीं वो, तो किसके नाम में टैक्स लगाएं? बोले उसको आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि हम इनमें से क्लासीफाई नहीं कर सकते और टैक्स भी लगाना है, उसको पकड़ के आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन बोल देंगे कि भाई टैक्स के लिए तुम एक जूरिडिकल पर्सन हो, तुम्हारा अस्तित्व है, टैक्स दो, उसका तुमको जो अपना करना है करो। चलिए आइए जरा, देखिए पर्सन सेक्शन 2, एक चीज़ समझिएगा, हर एक एक्ट में जो सेक्शन 2 होता है ना उसमें डेफिनेशंस रहता है। हर एक एक्ट में जो सेक्शन 2 रहता है ना वो डेफिनेशन रहता है उन वर्ड्स का जिसका इस्तेमाल उस एक्ट में किया जाता है। असेसमेंट ईयर का भी याद कीजिए, सेक्शन क्या था? सेक्शन 2। पर्सन का भी देखिए क्या है? सेक्शन 2, ठीक है। कंपनीज एक्ट में भी ऐसा ही होगा, जो सेक्शन 2 होगा वो डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा, ठीक है। चलिए, पर्सन इंक्लूड्स, देखिए तो पर्सन का डेफिनेशन कैसा डेफिनेशन हो गया? एक्सक्लूसिव कि इंक्लूसिव? बोला कि इंक्लूसिव। क्या क्या को पर्सन इंक्लूड करता है? एन इंडिविजुअल, जो हम लोग हैं, HUF बगल में लिख लीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यहाँ पे लिख लीजिए बगल में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सी देखिए, अ कंपनी, डी फर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पॉइंट नंबर ई एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, टू और मोर पर्सन who join for a common purpose with a view to earn an income, दो या दो से अधिक पर्सन मिल करके कुछ काम कर रहे हैं मुनाफा कमाने के लिए, टैक्स्ड एज AOP एंड नॉट देयर मेंबर्स, अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट लिखिए बगल में, इस लाइन का यूज हम लोग को आएगा हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 26 पढ़ेंगे जब, तब वहाँ जरूर पड़ेगा, नोट कीजिए। देखिए, इफ एन AOP इज मेड अप ऑफ, if an AOP is made up of an individual and a partnership firm, and the AOP earns 50 lakhs as profit,
क्या हम कह रहे हैं, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें कि एक इंडिविजुअल है और एक पार्टनरशिप फर्म है, और उस एओपी का मुनाफा हो गया 50 लाख। ठीक है, लिखिए आगे पैराग्राफ चेंज करके, टैक्स विल बी चार्ज ऑन दिस 50 lakhs, tax will be charged on this 50 lakhs and thereafter the remaining profit, लिखिए PAT ब्रैकेट में लिखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स will be distributed among the individual and the partnership firm. This receipt of income from the AOP from the AOP shall not be chargeable in the hands of the individual and the partnership firm. बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान दीजिएगा। एओपी क्या है, बोला दो डिफरेंट पर्सन जुट करके काम कर रहे हैं, मुनाफा हुआ, दोनों जो जुट के काम कराना चाहेगा ना कि प्रॉफिट बांट लें और तब उस पर टैक्स लगे, उससे कम हो जाएगा टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि देखो भैया, अगर एओपी ने इनकम कमाया है तो पहले एओपी पर टैक्स लगा लो, उसके बाद जो बचेगा मुनाफा वो फिर तुम लोग आपस में बांट लो, और ये मुनाफा जब तुम लोग के पास पहुंचेगा तो हम इस मुनाफा पर तुम लोग को टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मुनाफा टैक्स लगने के बाद तुम्हारे पास पहुंच रहा है। क्लियर है? वापस आइए नोट्स में। पॉइंट नंबर ई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, टू और मोर पर्सन हु ज्वाइन फॉर अ कॉमन पर्पस with a view to earn an income, taxed as AOP and not their members. Co-heirs, co-legatees or co-donees joining together for a common purpose or action would be chargeable as association of person. Co-heirs, इसको हेयर मत पढ़ लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है एयर, उसमें एस लगा दीजिए, एयर्स, पापास। ठीक है, को-एयर्स, को-एयर्स का क्या मतलब होता है, को-लेगेटीज का क्या मतलब होता है, और को-डोनीज का क्या मतलब होता है। एक्स के दो बच्चे हैं, ए और बी। एक्स का देहांत हो गया, उन्होंने कुछ वसीयत नहीं बनाया था, तो एक्स का जो भी एसेट होगा वो उनके लीगल एयर्स ए और बी में बढ़ जाए, तो को एयर्स वो हो गया। एक्स के दो बच्चे हैं, ए और बी, एक्स का देहांत हो गया तो एक्स के लीगल एयर्स कौन है, उत्तराधिकारी कौन है, ए एंड बी, तो एक्स का एसेट ए और बी में बटेगा। चूँकि एक्स ने कोई वसीयत लिख करके नहीं गया है, बराबर बराबर बटेगा, दोनों एसेट के को एयर्स का लाएंगे। क्लियर? अब आया को लेगेटीज। एक्स जो है वो मरने के पहले विल बना गया, एक्स का तो बेटा है ए और बी, एक्स मरने के पहले विल बना गया, पड़ोसी के बेटा के नाम में लिख के चल गया, एम और एन। पहला तो एक्स और वाई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कमाया हुआ इनकम पर हमको जो मन करेगा करेंगे, लेकिन पुश्तैनी जो हमको मिल रहा है वो मेरे लीगल एयर्स को मिलेगा,
अगर हम चाहें कि ना कुछ जोल जपाटा करें। एक्स मरने के पहले वसीयत लिख गया, तो जिनके नाम में वसीयत लिखाता है ना, उसी को कहते हैं लेगेटीज, लेगेसी जिनको मिल रहा है। तो एक्स का प्रॉपर्टी जब उनके उत्तराधिकारी को मिला तो को एयर्स, एक्स अपना वसीयत लिख के चल गया 2 आदमी के नाम में तो को लेगेटीज, और आपको कुछ डोनेशन में मिल रहा है, एक ही एसेट है 2 आदमी को डोनेशन में मिल गया तो को डोनर्स, को डोनीज। बोला कि सर लेगेटीज और डोनीज में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। लेगेसी जब आपको मिलता है तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, कोई विल लिख के चल गया। और डोनेशन जब मिलता है तो आपको उसको रजिस्टर कराने में पैसा लगता है। हम लोग को टैक्स पड़ना है। हमसे कोई कहे कि एक एसेट के 2 ओनर हैं, को ओनर्स, क्या होंगे? एओपी। बोला एक एसेट के 2 लेगेसी होल्डर हैं, को लेगेटीज, बोला एओपी। को डोनीज हैं, एओपी। ठीक है, आगे चलिए। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, conglomeration of individual who carry on some activity with the objective of earning। conglomeration मतलब joining together, लिख लीजिए, joining together, जमावड़ा एक्चुअली ये वर्ड होता है। joining together, 2 या 2 से इंडिविजुअल आके जुट करके कोई काम कर रहा है तो भैया तुम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गए। क्लियर है? आगे चलिए। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में कौन है? पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी। लास्ट एच, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल, देखिए जुरिडिशियल मत पढ़ लीजिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जुरिडिकल, जुरिडिशियल नहीं, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव मेंशन कैटेगरी। टैक्स में आप ये बहुत जगह देखिएगा, एक रेसिडियरी, एक बचा कुछ जगह रहेगा। बोला कि जो कहीं नहीं आएगा ना वो फंस जाएगा वहाँ एजेपी में। एजेपी है कौन? आर्टिफिशियल जुरिडिशियल की जुरिडिकल? बोला जुरिडिकल पर्सन। क्या है भाई? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, आइए। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कैटेगरीज, दीज आर नॉट नेचुरल पर्सन but are separate entities in the eyes of law and are sued through person managing them। इनके ऊपर केस चलता है जो इसको मैनेज कर रहा होता है। कोई मंदिर है तो वहाँ के हनुमान जी पर टैक्स लगा दीजिएगा, बोले नहीं, जो पंडित पुजारी है उसको बोलेंगे कि बताओ कितना कमा रहे हो। टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो बात का बात, लेकिन तुमको बुला के पूछा जरूर जाएगा कि भैया कितना डोनेशन मिल रहा है, कितना अंदर ले जा रहे हो। ठीक है, चलिए आइए आगे। एक क्वेश्चन है, नेम द कैटेगरी ऑफ पर्सन द फॉलोइंग फॉल्स। हमको बताना है कि भाई ये कौन पर्सन में आएगा। मिस्टर मोहन क्या है? ये कंपनी है, फर्म है? बोला बताइए क्या है? इंडिविजुअल है। मिस्टर मोहन इज एन इंडिविजुअल। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या होगा ये? बोला आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। क्यों? इंडिविजुअल दिख नहीं रहा है, एचयूएफ है नहीं, बीओआई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है नहीं, लोकल अथॉरिटी है नहीं, कंपनी है नहीं, फर्म है नहीं, एलएलपी है नहीं, तो बचा क्या? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, बताइए क्या हो जाएगा? कंपनी। पॉइंट नंबर डी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम, क्या हो जाएगा? ये कंपनी है? बोला नहीं सर, लोकल अथॉरिटी है, एलए। HDFC बैंक लिमिटेड, लिमिटेड है, कंपनी है। M&N आर लीगल heirs ऑफ Z। Z died in 2021 and M&N carried on his business without entering into a partnership। M और N लीगल heirs है। लीगल heirs को क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन।
पीछे पढ़े थे ना, लीगल एयर्स को क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। चलिए, इसको सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं, 2 इंडिविजुअल है इसलिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है। एओपी बोलो या बीओआई बोलो, हर बीओआई एओपी है, लेकिन हर एओपी बीओआई नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर जी देखिए, एबीसी इंटरप्राइजेज अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स एबीसी। एबीसी इंटरप्राइजेज क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल से बना है तो एओपी बना दीजिए या बीओआई बना दीजिए। बोले नहीं सर, एबीसी इंटरप्राइजेज बोल रहा है फर्म है, तो फर्म है, फिर सोचना क्या है। पॉइंट नंबर एच देखिए, अ जॉइंट फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ एम, मिसेज एम एंड देयर सन्स एस। जॉइंट फैमिली है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली क्या हो जाएगा, ये लोकल अथॉरिटी, ठीक है। चलिए वापस आइए जरा, हम लोग क्या पढ़ लिए आज। अभी तक हम लोग पढ़े हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14। एज पर हेड्स ऑफ इनकम 5 हेड है, पांचों हेड के इनकम को जोड़ दिए, उसमें क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविज़न को लगाए, तो जिस अमाउंट पे पहुंचे उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का सेक्शन क्या था, 80B। ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन दिए चैप्टर 6A का, 80C से 80U तो कहाँ पहुँच गए, टोटल इनकम। टोटल इनकम पर टैक्स लगता है, टैक्स निकालते हैं। टोटल इनकम पर आप टैक्स निकाल सकिए, इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ किस सेक्शन कहता है, 288A। ये जो पांचों था ये एक साथ, जब पढ़ेंगे इसको एक साथ। छठा क्या पढ़े आज हम लोग कि भाई पर्सन, पर्सन कौन है, तो बोला पर्सन इंक्लूड्स, बताइए कौन कौन है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, फर्म, LLP, कंपनी, लोकल अथॉरिटी। ये नहीं पढ़े हम लोग। इन पांचों को, 5 भाई हैं, 5 पांडव, एक साथ रखने का एक कारण है। वो कारण क्या है समझेंगे बाद। अभी तक हम लोग इतना पढ़े हैं आज के क्लास में, ठीक है। अब चलते हैं जरा आगे। अगला टॉपिक है SSC। क्या है SSC? समझिए, बहुत इजी है। बोला कोई पर्सन, क्या बोला, कोई पर्सन। अब जैसे बोला SSC एक पर्सन है, SSC होने के लिए आपको एक पर्सन होना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, अगर हम पर्सन है तो क्या होंगे, इंडिविजुअल होंगे, HUF होंगे, AOP होंगे, BOI होंगे, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होंगे, ये एक ग्रुप। फर्म होंगे या LLP होंगे, ये दूसरा ग्रुप। कंपनी होंगे या लोकल अथॉरिटी होंगे। SSC का डेफिनेशन है कोई भी पर्सन जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई टैक्स या पैसा पाना है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ध्यान से सुनना, SSC इज अ पर्सन। SSC एक पर्सन है, तो पहले SSC होने के लिए आपको पर्सन होना पड़ेगा। तो खाली पर्सन होने से आप SSC हो जाइएगा, बोला नहीं। SSC एक पर्सन है, तो पर्सन कौन हो सकता है, ये लोग। तो SSC एक पर्सन है जिससे कि टैक्स या कोई सम ऑफ मनी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत किसको पाना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यानी अगर इनमें से किसी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स या कोई भी पैसा पाना है, किस एक्ट के तहत,
इनकम टैक्स एक्ट के तहत, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? एसएससी। मतलब एसएससी इज अ पर्सन फ्रॉम हुम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? बोला नहीं भैया, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को राम से टैक्स चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को राम से टैक्स चाहिए। ये टैक्स किस एक्ट के तहत चाहिए? ऑब्वियस सा बात है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। तो राम एक पर्सन है, बोला हाँ। राम से डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? टैक्स। हाँ, किस एक्ट के तहत? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। तो राम क्या हो जाएगा? एसएससी। देखो समझोगे, डेफिनेशन याद हो जाएगा। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमको तुमसे पैसा चाहिए, हमको जो तुमसे पैसा चाहिए किस एक्ट के तहत चाहिए? इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो हम क्या हो जाएंगे? क्या हम तो आप डिपार्टमेंट है, तुम क्या हो जाओगे? बोला कि एसएससी। तो एन एसएससी इज अ पर्सन। तो पहले एसएससी बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? पर्सन। कैसा पर्सन? जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? कोई टैक्स या कोई भी मनी। ये जो मनी या टैक्स चाहिए ये दादागिरी के तहत? बोला नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? एसएससी। फिर से, एसएससी एक पर्सन है। तो एसएससी अगर एक पर्सन है तो पर्सन में तो ये लोग आते हैं, ठीक है भाई। एसएससी इज अ पर्सन जिससे कि हमको पैसा या टैक्स पाना है। हम कौन हैं? प्रधानमंत्री नहीं, हम हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और हमको जो तुमसे पाना है टैक्स या पैसा, वो किस एक्ट के तहत पाना है? जीएसटी एक्ट के तहत नहीं, हमको किसके तहत पाना है? इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो तुम मेरे लिए क्या हो जाओगे? एसएससी। ठीक है, ये तो पहला लाइन है एसएससी के डेफिनेशन में। फिर लिखा इट इंक्लूड्स, चार लोग का नाम दिया। पहले एसएससी का डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? कि एसएससी एक इंडिविजुअल नहीं बोला। अगर कह देता कि एसएससी एक इंडिविजुअल है तो फिर सिर्फ इंडिविजुअल ही एसएससी बनता। एसएससी के डेफिनेशन का स्टार्ट क्या है? एसएससी इज अ पर्सन। तो फॉर यू टू बी डिक्लेयर्ड एज एन एसएससी यू नीड टू बी अ पर्सन। इंसान, बोला ये पर्सन इंसान नहीं है। इस पर्सन को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, फर्म, एलएलपी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ये सब लोग पर्सन हैं। और अगर इस पर्सन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई टैक्स या कोई पैसा चाहिए, किस एक्ट के तहत? इनकम टैक्स एक्ट के तहत, तो ये पर्सन क्या बन जाएंगे? एसएससी। क्लियर है? आइए जरा, एग्जाम में डायरेक्टली आता है भाई डिफाइन एसएससी, 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, मार्क्स छोड़िए, समझिएगा तो। एसएससी, फिर देखिए कौन सेक्शन बोल रहा है? सेक्शन 2। क्या बोले थे? किसी भी एक्ट में डिफाइन करने वाला जेनरिक सेक्शन जो है वो सेक्शन 2 ही होता है। देखिए क्या बोल रहा है? एसएससी मीन्स अ पर्सन, ऑनलाइन कीजिए, एसएससी पर्सन। अगर हम इनमें से कोई नहीं है तो क्या हम कभी भी एसएससी हो सकेंगे? नहीं। एसएससी होने के लिए सबसे पहला आपका रिक्वायरमेंट क्या है? कि आप पर्सन हैं। फिर दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? कि आपसे टैक्स या कोई पैसा चाहिए। किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। किस चीज़ के लिए भाई? किस एक्ट के तहत? तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत। ठीक है, देखिए, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax
or any other sum of money is payable under this act। ये एक्ट क्या है भैया? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं, इनकम टैक्स एक्ट। नोट्स को छोड़ो, यहां ध्यान दो। एसएससी कौन है? तो बोला वो पर्सन है, तो पर्सन हो जाने से एसएससी हो जाएगा, बोला ना वो पर्सन है और उससे हमको टैक्स चाहिए या पैसा चाहिए। काहे लिए भाई, काहे इतना गुस्साए हुए, काहे उससे तुमको टैक्स चाहिए पैसा चाहिए? बोले नहीं, गुस्साए हुए नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट का नियम जब उस पर लगा तो हम पाए कि हमको उससे पैसा चाहिए और टैक्स चाहिए। तो बोला ठीक है भाई, तुम क्या हो जाओगे? बोले हम तो डिपार्टमेंट हैं, हम तो कुछ नहीं होंगे, पहले भी डिपार्टमेंट तभी भी डिपार्टमेंट है। वो पर्सन क्या हो जाएगा? बोला वो पर्सन जो है ना वो एसएससी कहलाएगा। तो डिफाइन पर्सन में क्या लिखिएगा? एन एसएससी इज अ पर्सन फ्रॉम होम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेएबल टू द डिपार्टमेंट अंडर द एक्ट। और एक्ट कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट। फिर लिखा इट इंक्लूड्स, यानी पर्सन का डेफिनेशन को कैसा बना दिया, एक्सक्लूसिव कि इंक्लूसिव? बोला इंक्लूसिव। इट इंक्लूड्स 4 लोग, या ध्यान दीजिए यहाँ, नोट छोड़िए, ये इंक्लूड करता है 4 लोग। पहला कौन? बोला कि आप एक पर्सन हैं और आपके ऊपर कुछ प्रोसीडिंग चल रहा है। प्रोसीडिंग चल रहा है मतलब आपके नाम का एक फाइल खुला हुआ है। आप एक पर्सन हैं और आपके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है, ये तय करने के लिए कि आपका इनकम कितना है या आपका लॉस कितना है। देखिए, आपका इनकम कैलकुलेट होगा तभी ना टैक्स पता चलेगा। तो क्या हमको जब टैक्स देना होगा हम उसी समय सिर्फ एसएससी होंगे? बोला नहीं, जिस समय आपके नाम का फाइल खुला हुआ है वहाँ, क्या चीज़ के लिए? ये एसेस करने के लिए कि भैया आपका इनकम कितना है या आपका लॉस कितना है, तब भी आप एसएससी हैं। क्योंकि जब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं होगा ये पता कैसे चलेगा कि आपसे कितना पैसा पाना है? तो जब प्रोसीडिंग चल रहा है उस समय भी आप एसएससी हैं। प्रोसीडिंग होने के बाद क्लियर हो गया कि आपसे 2 करोड़ टैक्स चाहिए, तब तो आप एसएससी हैं ही। किसी आदमी से कितना टैक्स पाना है ये क्या मन मर्जी होगा कि इनकम टैक्स कमिश्नर बोलेगा चलो तुम 2 लाख करोड़ दे दो, तुम 3 करोड़ दे दो? नहीं ना, कुछ हिसाब किताब होगा। तो जिस समय हिसाब किताब हो रहा है क्या चीज़ का, आपके इनकम या लॉस को कंप्यूट करने के लिए, बोला आप उस समय भी एसएससी हैं। तो एसएससी के डेफिनेशन में पहला लाइन में तो ये लिखिएगा, एक पर्सन जिससे कि टैक्स या कोई पैसा चाहिए अंडर द एक्ट। फिर लिखिएगा इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन ऑन whom proceedings has been undertaken for what? To assess his income or loss। इसके साथ एक और लाइन है, उसका खुद का इनकम या लॉस असेस करने के लिए या जिसके लिए वो असेसेबल है, वो थोड़ा देर में समझाएंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ इस वाला लाइन को समझो। हु इज़ एन एसएससी? बोला एसएससी इज अ पर्सन। एसएससी बनने के लिए सबसे पहले आपको एक पर्सन बनना पड़ेगा, उसके बाद आपके ऊपर कोई टैक्स या कोई पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करने का लायबिलिटी होगा, आप एसएससी हो गए। बोला अभी तय नहीं हुआ कि हमको कितना देना है, लेकिन मेरे ऊपर हिसाब किताब चल रहा है। बोला तब भी तुम एसएससी हो। बोला हिसाब किताब हो रहा है मेरे लॉस को असेस करने के लिए। बोला तब भी तुम एसएससी हो। ठीक है, आओ जरा नोट्स में फर्स्ट पैराग्राफ से पढ़ते हैं। एसएससी सेक्शन 2, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act. In addition, it includes, देखिए, the moment we write it includes, it makes the entire definition inclusive. ठीक है, it includes every person in respect of whom any proceeding has been taken for assessment of his or of any other person's income or loss. इस लाइन को अभी भूल जाइए।
बस 5 मिनट बाद समझेंगे, ठीक है ना। इस वाला को भी भूल जाओ, ठीक है ना। ध्यान दो यहाँ, देखो बहुत लोग ना रटने में उस्ताद होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, अपोस्ट्रोफी एस सब रट जाता है। हम मान के चलते हैं कि तुम वैसा उस्ताद नहीं हो। हम इस डेफिनेशन को जो यहाँ लिखा हुआ है समझा देंगे इस तरह से कि तुम सेंटेंस बना के लिख दोगे, ठीक है ना। ये हम कर देंगे। अगर तुम चूरन बाबा का चूरन खा के याद कर लेते हो, मेमोराइज़ कर लेंगे तो ठीक है, मेमोराइज़ कर लो, समझो मत। हमसे पढ़ोगे तो हम समझाएंगे, ठीक है ना। एसएससी का डेफिनेशन, सबसे पहला लाइन, एसएससी होने के लिए तुमको एक पर्सन होना होगा। कैसा पर्सन होना होगा? सुंदर, काला, सुशील ना, एक ऐसा पर्सन जिससे कि कुछ पैसा या कोई टैक्स चाहिए डिपार्टमेंट को अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है भाई। हम एक ऐसे पर्सन हैं जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के तहत, तो हम एसएससी हो गए। इनकम टैक्स एक्ट जिस दिन ये तय कर पाया होगा कि हमसे उसको कितना पैसा चाहिए, वो ऐसे ही मन किया होगा तो तय कर लिया होगा कि मेरा फाइल खोल करके जोड़ा घटाया होगा, जोड़ा घटाया होगा। क्या जोड़ा होगा? मेरे इनकम को, मेरे लॉस को। जिस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे इनकम और लॉस को जोड़ रहा था ना, हम उस समय भी एसएससी थे। उस समय भी हम क्या थे? एसएससी थे। क्लियर? फिर कहता है क्या आगे, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम। ठीक है, इनकम टैक्स सिर्फ आपसे पैसा लेता नहीं है, आपको पैसा लौटाता भी है। बोला सर ऐसा होता है? बोला एकदम होता है। हम एसएससी हैं, क्यों? क्योंकि हमसे उसको पैसा पाना है या हमसे कोई टैक्स पाना है। एसएससी और लोग भी हैं, इट इंक्लूड्स कौन? जिनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है ये पता करने के लिए कि भैया आपका इनकम कितना है, आपका लॉस कितना है। एसएससी वो हैं जिनके ऊपर हिसाब किताब चल रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनको कितना लौटाना है। पैसा पाना है, टैक्स पाना है, तब तो आप एसएससी हैं ही। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर कुछ पैसा पाना है, इसके लिए भी तो वहाँ फाइल खुला होगा। बोला उस समय भी आप एसएससी हैं। तो देखिए सेकंड, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम, इसको अभी ब्रैकेट में रखिए, इसको भी हम लोग इसी के साथ पढ़ेंगे। आराम से चलते हैं। एसएससी का मेन डेफिनेशन, पर्सन जिससे पैसा या टैक्स पाना है अंडर द एक्ट। फिर लिखा इट इंक्लूड्स, हर एक वो पर्सन जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है ये तय करने के लिए कि भैया उसका इनकम या लॉस कितना था। ये इंक्लूड करता है हर वो पर्सन जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है ये तय करने के लिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसको कितना पैसा लौटाना है। ठीक है, अब आया डीम्ड एसएससी, इनकम टैक्स का फेवरेट डीम्ड एसएससी। अब बताइए डीम्ड कहाँ वर्ड लगता है? जब एक्चुअली में कोई होगा, फूड था एकदम फीका, बोलना पड़ा जबरदस्ती में टेस्टी, तो हम क्या बोल रहे हैं? डीम्ड टेस्टी। गए मार्केटिंग करने के लिए, दो भाई गए, हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी जाएगा। दो भाई गया, छोटा भाई जो है कपड़ा पहन के आया, पूछ रहा है भैया कैसा लग रहा है कपड़ा? तुम देख रहे हो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम ये भी देख रहे हो कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो भाई उसके मन के लिए क्या बोलोगे? एक नंबर। एक्चुअल पोजीशन है कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है, स्टेटेड पोजीशन क्या है? तुम बोल रहे हो अच्छा दिख रहा है। तो जब ऐसा बोलोगे तो क्या बोलोगे? डीम्ड अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ आ गया डीम्ड एसएससी। बोला कि भाई हम एक ऐसे पर्सन है जिसका खुद का कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रहा है, मेरे नाम में फाइल नहीं है। क्यों?
क्योंकि ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमको कुछ पैसा लौटाना है, ना हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा देना है, ठीक है। लेकिन हमारा एक बच्चा है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, हम तो एकदम निकम्मा नकारा है। बच्चा जो है माइनर है, उसके ऊपर तो कोई लायबिलिटी आ नहीं सकता है, तो इनकम टैक्स किसको फंसा लेगा? हमको। मान लेगा कि तुम ही एसएससी हो, तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो। किसी के पिताजी खूब पैसा वाले थे, उनका देहांत हो गया, और उनका बेटा जो है एकदम मस्त मौला है, कुछ कमाता वाता नहीं है। तो अब पिताजी का जो फाइल है वो किसके नाम से चलेगा? बेटा जी के नाम से। बेटा जी का अपना कोई इनकम नहीं, ना अपना कोई लॉस, ना उनको पैसा देना है, ना उनको पैसा पाना है, लेकिन उनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है क्योंकि वो जिसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने मरे हुए पिताजी के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे? एसएससी की डीम्ड एसएससी, डीम्ड एसएससी। अब देखिए डीम्ड एसएससी, अ पर्सन हु इज ट्रीटेड एज एन एसएससी, एक पर्सन जिसको हम ट्रीट कर लेते हैं एसएससी फॉर द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन। मेरा कोई इनकम नहीं है, लेकिन हम किसी दूसरे पर्सन के लिए एसेसेबल हो गए। कैसे? एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन। एक बहुत मालदार आदमी थे, उनका एकदम निकम्मा बेटा है। मालदार आदमी जिंदा रहते तो उनके ऊपर प्रोसीडिंग चलता, वो एसएससी होते। मालदार आदमी भी हैं तो कभी ना कभी तो मरेंगे। मान लीजिए मर गए, तो उनका जो फाइल है अब ले करके ऑफिस कौन जाएगा? वो मरा हुआ इंसान, कि फाइल बंद हो जाएगा। बोला अरे भैया इनकम कमाए और टैक्स तो दो गए, मर तो गए, बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो इनकम कमाया उस पर टैक्स तो लगेगा, कौन भरेगा टैक्स? बोला उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा। बोला उसका तो अपना कुछ पैसा ही नहीं है, उसको तो एसएससी बना ही नहीं सकते हैं। बोला अरे जब कुछ नहीं बना सकते हैं तो क्या है, डीम्ड तो है ना, लगाओ नाम उसके आगे, डीम्ड एसएससी। भरा पड़ा है पूरे टैक्स में ये डीम्ड वाला कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आएगा। इनकम टैक्स देखेगा, कोई नियम नहीं लगा है, लगाओ इसके ऊपर डीम्ड, ठीक है ना, लेके आप पकड़ के लाओ उसके अंदर। तो डीम्ड एसएससी कौन है? जो खुद के इनकम के लिए एसेसेबल है। बोला ना, दूसरे के इनकम के लिए मेरे ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है। तो डीम्ड एसएससी कौन है? अ पर्सन हु इज ट्रीटेड एज एन एसएससी फॉर द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज पर्सन, माइनर या फॉरेनर। कोई फॉरेनर था, आया यहाँ कमाया चल गया, तुम उसके एजेंट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं वो फॉरेनरवा कहाँ भाग गया, वो किसको आगे पकड़ेगा? अच्छा तुम ही थे ना, फॉरेनर के साथ घूम रहे थे, चलो आओ डीम्ड एसएससी। बोला अरे मेरे माई बाप, मेरा तो कोई पैसा ही नहीं है, मेरा भी पैसा वो लेके भाग गया। बोला वो सब पहले सोचना चाहिए था, तुम उसके एजेंट थे ना, तुम्हारा भी कोई हम डीम्ड एसएससी बना देंगे, तुम ही से वसूलेंगे, तुम खोजो उसको, खोज के लाओ, हम नहीं लेंगे। तो वापस आते हैं। बोला एसएससी कौन? बोला वो पर्सन जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई पैसा या कोई टैक्स चाहिए। बोला ये इंक्लूड करता है हर वो व्यक्ति जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है, उसका इनकम कंप्यूट करने के लिए या उसका लॉस कंप्यूट करने के लिए, या वो जिसके लिए एसेसेबल है। अब चलिए ऊपर, ये वाला लाइन यहाँ से चलते हैं। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग हैज़ बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ हिज, उस पर्सन का जिस, और ऑफ एनी अदर पर्सन्स इनकम और लॉस। हम, मेरे नाम से 2 फाइल खुला हुआ है, एक तो जो मेरा इनकम था वो, और एक मेरे कामयाब बच्चा का नाम पर। तो मेरे ऊपर 2 फाइल खुला हुआ है, एक में हमारे इनकम का असेसमेंट हो रहा है और एक में मेरे कामयाब बच्चा का इनकम कंप्यूट हो रहा है। तो हम दोनों केस में एसएससी हैं। हमसे पैसा पाना है या हम जिसके लिए असेसेबल है उसके लिए पैसा पाना है, दोनों केस में एसएससी हैं। हमारे ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है ये देखने के लिए कि भैया हमको कितना पैसा मिलेगा वापस, और मेरे नाम का प्रोसीडिंग चल रहा है कि मेरे बच्चा को कितना पैसा लौटेगा। दोनों केस में हम एसएससी हैं। अगला जो ब्रैकेट में छुड़वाए थे, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और टू सच पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम इज एसेसेबल। बोला आपके ऊपर चल रहा है प्रोसीडिंग आपका इनकम लॉस या रिफंड तय करने के लिए, या आपके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है इनकम लॉस या रिफंड कंप्यूट करने के लिए
उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप असेसेबल हैं, दोनों केस में आप क्या हैं, एसएससी। ठीक है, फिर से एसएससी का मेन डेफिनेशन, स्टार्ट का डेफिनेशन, एन एसएससी इज अ पर्सन फ्रॉम होम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट। यह है मेन डेफिनेशन। इसके बाद कहा इट इंक्लूड्स 4 लोग। पहला, हर वो पर्सन जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है उसके इनकम या उसके लॉस, या जिसके लिए वो एसेसेबल है उसका इनकम या लॉस निकालना। सेकंड, ये इंक्लूड करता है हर वो पर्सन जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है, ताकि हम ये तय कर सके कि उस व्यक्ति को कितना लौटाना है या जिसके लिए वो एसेसेबल है उसको कितना लौटाना है। तीसरा, ये इंक्लूड करता है हर उस पर्सन को जो खुद के इनकम के लिए एसेसेबल नहीं है लेकिन दूसरा के लिए एसेसेबल हो गया, डीम्ड एसएससी। चौथा, एसएससी इन डिफॉल्ट। इनकम टैक्स आपको कहता था कि आप ये काम कीजिए और आपने वो काम नहीं किया, तो अब आपके ऊपर प्रोसीडिंग चलेगा तो आप कहिएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। आपने इनकम टैक्स के किसी प्रावधान को मानने से इनकार कर दिया, तो अब आपके ऊपर जब प्रोसीडिंग चलेगा तो आप क्या हो जाइएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट। अगला देखिए, सॉरी, एसएससी इन डिफॉल्ट। अ पर्सन इज सेड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट if he fails to comply with the duties imposed upon him under the income tax act। बोला कि आपको कहा गया था कुछ कार्य करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के तहत और आप वो नहीं किए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, राम से लोन लिया हुआ है। ठीक है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, राम से लोन लिया हुआ है। ये लोन डिबेंचर है। ठीक है, एक्स लिमिटेड इस डिबेंचर के ऊपर राम को क्या पेमेंट करता है, प्रॉफिट की इंटरेस्ट। बोला इंटरेस्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कंपनी तुम जब इंटरेस्ट पे करोगे ना राम को, मान लो कि तुम पे कर रहे हो 1000 रुपया, तो 10% टीडीएस काट लेना। एक्स लिमिटेड ने राम को से डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे किया। इनकम टैक्स एक्ट ऐसा कहता है कि जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, रेट कुछ भी हो सकता है, अभी 10% मान लेते हैं, कि जब आप इंटरेस्ट पे करते हो ना, तो इंटरेस्ट पे करते समय 10% डिडक्ट कर लो। तो 1000 रुपया पे करते समय हमको माइनस कर लेना होगा 1000 का 10%, यानी 100। राम को कितना पे करना होगा, 900, और ये 100 रुपया गवर्नमेंट के पास जमा कर देना होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक्स लिमिटेड 1000 में से 100 डिडक्ट किया, गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया, राम को 900 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स लिमिटेड 100 रुपया डिडक्ट नहीं किया, या डिडक्ट किया तो जमा नहीं किया। इनकम टैक्स एक्ट एक्स लिमिटेड को एसएससी इन डिफॉल्ट बना देगा। 2 फाइल खुलेगा एक्स पे, एक एक्स के इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, और एक कि एक्स ने जो डिफ़ॉल्ट किया है उसके चलते एक्स पर क्या होगा। ठीक है, पहला लाइन में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि एसएससी मीन्स एवरी पर्सन फ्रॉम होम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेबल। अब देखो, एक्स लिमिटेड के ऊपर फाइल चल रहा है एक्स के मुनाफा पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, और एक्स के ऊपर एक और फाइल खुला हुआ है जो वो गलती किया है उसके चलते उससे पेनल्टी पाने के लिए। पेनल्टी इज नॉट अ टैक्स। हमारा जो एसएससी का डेफिनेशन था, एसएससी का जो डेफिनेशन था उसका स्टार्ट लाइन देखो, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेबल। बोला टैक्स तो समझ में आता है कि हमको टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, कोई दूसरा पैसा कब देना होगा। यही
एक्स लिमिटेड जो मुनाफा कमाता है उस पर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। एक्स लिमिटेड ने जो इंटरेस्ट पे करते समय टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, अब उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलेगा कि तुमसे पेनल्टी कितना लेना है, कितना पैसा पाना है। तो वो टैक्स पाएगा कि पेनल्टी पाएगा? पेनल्टी। तो आपसे टैक्स मांग रहा हो या पेनल्टी मांग रहा हो, दोनों केस में आप क्या हैं? एसएससी हैं। क्लियर? वापस आते हैं, एंड करेंगे। बहुत ज़्यादा थ्योरी जो होता है माइंड ब्लॉक करने लगता है। सब्जेक्ट पढ़ने में, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, सिर्फ चैप्टर ख़त्म करने के प्रयास में नहीं रहना चाहिए। ठीक है? एसएससी, एसएससी का डेफिनेशन क्या है? पर्सन जिससे टैक्स यानी सम ऑफ मनी पाना है टू द डिपार्टमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो, अगर समझे रहोगे तो सेंटेंस तो बना ही लोगे ना। एसएससी इज अ पर्सन जिससे टैक्स या कोई पैसा चाहिए, किसको? डिपार्टमेंट को, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। बोला इट इंक्लूड्स पहला, पर्सन जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है, क्या चीज़ के लिए? उसके इनकम या उसके लॉस को कंप्यूट करने के लिए। इट इंक्लूड्स पर्सन जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है, इनकम या लॉस कंप्यूट करने के लिए। बोला सिर्फ इसी का इनकम? बोला नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इसका इनकम और ये जिसके लिए एसेसेबल है, यहाँ आएगा डीम्ड एसएससी। सेकंड में कौन? बोला ये इंक्लूड करता है पर्सन जिसके ऊपर क्या चल रहा है? प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग मतलब एक फाइल खुला हुआ है, क्या करने के लिए भैया? रिफंड कैलकुलेट करने के लिए, कितना लौटाना है। जिस आदमी से टैक्स या पैसा पाना वो तो एसएससी है ही, साथ ही साथ वो आदमी पर्सन भी एसएससी है जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है उसका इनकम या लॉस कंप्यूट करने के लिए, जिसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रहा है उसका रिफंड कंप्यूट करने के लिए। ये इंक्लूड करता है डीम्ड एसएससी को भी। आया डीम्ड? बोला वो पर्सन का खुद का कोई इनकम ही नहीं, ना कोई लॉस है, ना उसको रिफंड देना है, ना उससे पैसा पाना है, लेकिन वो जिसके लिए एसेसेबल है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो वो एसएससी कहलाएगा कि डीम्ड एसएससी। द मोमेंट एसएससी के आगे में डीम्ड लग गया, हम लोग को क्या समझ में आ जाएगा कि भैया ये खुद के इनकम के लिए नहीं आया है यहाँ, ये किसी दूसरे के इनकम का रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। ठीक है? और चौथा है क्या? एसएससी इन डिफॉल्ट। इनकम टैक्स एक्ट ने आपके ऊपर कोई कार्य सौंपा था, आप उन कार्य को या उन प्रावधानों को पूरा नहीं किए, कंप्लीट नहीं किए, तो आपके ऊपर फाइल खुलेगा और आप क्या हो जाइएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट। वहाँ पर फाइल खुल के पता चल गया कि कितना पैसा या टैक्स पाना है। यहाँ फाइल चल रहा है तुम्हारे इनकम या लॉस को, यहाँ फाइल चल रहा है तुमको रिफंड के लिए, यहाँ तुम किसी दूसरे के लिए एसेसेबल हो गए, वहाँ तुमसे कोई गड़बड़ी हो गया। क्लियर? देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हेड्स ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, टोटल इनकम, राउंडिंग ऑफ पर्सन, सातवां एसएससी। और इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं? टैक्स क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्स पढ़ चुके हैं, फिर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ईयर का, उसके बाद क्या चीज़ का? बोला डीम्ड वाला, फिर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। ठीक है? फिर क्या पढ़ चुके हैं? ठीक है?
आज यहीं से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में और आगे चलेंगे, कुछ प्रैक्टिकल में इन करेंगे। प्रैक्टिकल में टैक्स कंप्यूट करने का मेथड रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। रिवाइज़ करके नेक्स्ट क्लास में आइए, बिना पढ़े उड़े मत आइए। सीधे थर्ड क्लास या सेकंड क्लास में मत आइए। फर्स्ट क्लास पढ़ लीजिए, सेकंड देखिए, उसके बाद थर्ड देखिए, बेहतर समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास तक टेक केयर एंड बी गुड।